जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं रामकेश वानी स्वागत करता हूं आपका टैक्सेशन की दुनिया में और आपके फेवरेट चैनल CS वाला पर। दोस्त आज के टॉपिक में हम सैलरीज पार्ट 2 यानी आज की वीडियो में बात करने हैं सैलरीज पार्ट 2 में, जहां हमने सैलरीज पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा बेसिक रिवीजन की हमें जरूरत है सर। वहां पर हमने मल्टीपल चीजें पढ़ी थी, मतलब आपने हमें फर्क समझाया था बेसिक सैलरी से लेकर टोटल सैलरी इनकम तक, जो कि अभी भी अधूरी है, रास्ते में रुकी हुई है हमारी सैलरी, क्योंकि आपने वहां में अलाउंसेस पढ़ाए थे जिसमें से बहुत सारे थे, बहुत सारी एग्जेम्पशन थी, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर 100 रुपए की, हॉस्टल अलाउंस पर 300 रुपए की पर मंथ फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर अ स्पेसिफाइड पीपल्स यानी स्पेशल पर्सन, डीफ, डम्ब, ब्लाइंड और हैंडीकैप टाइप के लोगों को 3200 रुपए तक की, और जो अमाउंट एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर टाइप की एक्सपेंडिचर अलाउंस थी। इसके अलावा हमारा जो काम की चीज थी वो थी डियरनेस अलाउंस, ठीक है, जो कि सैलरी कंप्यूट करने में रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लिया जाता है, और कमीशन का पार्ट जो कि आपका ऑन टर्नओवर लिया जाता है। इसके लिए आपको HRA की कैलकुलेशन, प्रोविडेंट परक्विजिट्स टाइप की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों के हेल्प करेगी। नेक्स्ट दोस्त आपका जो काम की चीज़ थी वो थी सर VRS रेट्रेंचमेंट, याद रखने लायक चीज़, क्योंकि जो एग्जेम्प्ट हो जाती हैं वो यहाँ नहीं आती है, जो टैक्सेबल होती हैं वो यहाँ पर आती हैं। बोनस कमीशन टाइप की चीज़ें, फीस वगैरह टाइप की कोई चीज पेमेंट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल ही होगा, उसमें कोई एग्जेम्पशन ऐसी चीज़ थी नहीं। VRS रेट्रेंचमेंट, पेंशन नो टेंशन, ठीक है, ग्रेचुटी, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे छोटे MCQs या 3-3 4-4 मार्क्स के, जिस टाइप के मैंने DPP में डाल रखे, 1-2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराए भी थे। और लास्ट जाते जाते हमने सीखा हुआ था कि जो टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं उनको हमें सैलरी के संग जोड़ना पड़ता है, और आज उन्हें जोड़कर हम परक्विजिट्स की वैल्यू निकालने वाले हैं। आज के लेक्चर में पूरा परक्विजिट्स ही परक्विजिट्स है, मतलब परक्विजिट्स मतलब वो चीजें होती हैं जो मैं बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा हूं, उसके लिए पैसा नहीं दे रहा पर पैसे जैसा बेनिफिट दे रहा है, मतलब एम्प्लॉय ने अपना घर दे दिया रहने के लिए, या एम्प्लॉयर उसके किराए का पेमेंट कर रहा है। पहले HRA देता था, मतलब आपको पैसा दे देता था, आप किराए पर घर ढूंढ रहे हो और रह लो, या घर आपको प्रोवाइड कर रहा है, गाड़ी दे रहा है आपको, मोटर बाइक दे रहा है, मोबाइल फोन दे रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप दे रहा है, मल्टीपल टाइप्स के बेनिफिट्स, मल्टीपल टाइप की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है आपका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को। उनको टैक्सेबल करेंगे इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज, कौन से पूरी तरह एग्जेम्प्टेड है, कौन से पूरी तरह टैक्सेबल है, और कौन से के लेकर हमें एग्जेम्पशन और कैलकुलेशन किस तरह करनी है, ये चीजें यहां पता चलेंगी। टॉपिक में हम लोग सर बहुत सारे परक्विजिट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। परक्विजिट्स क्या होता है और इसको लेकर एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स क्या होते हैं, इस पर मैंने नोट लिख रखा है क्योंकि प्योर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स, टैक्सेबल परक्विजिट्स में हम देखेंगे भैया, कार लेगा एम्प्लॉय तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अदर एसेट्स लेगा तो किस तरह टैक्सेबिलिटी आएगी, घर लेगा रहने को हमसे, अकोमोडेशन लेगा तो टैक्सेबिलिटी किस तरह आएगी, और लास्ट में जाते जाते हम बात करेंगे 1-2 अलावेंसेस की। एंटरटेनमेंट अलावेंस जो कि स्पेसिफिक लिमिट फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्प्ट होता है, और लास्ट लेक्चर में हमारी बात रहेगी थी प्रोविडेंट फंड को लेकर, और आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिस तरह 30% की थी HP में, इसी तरह यहाँ भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, कौन लोग क्लेम करेंगे कौन लोग नहीं करेंगे, ये हम प्रॉपर बात करने वाले हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड चार्जेबिलिटी इन कॉमन पार्लेंस, नॉर्मली परक्विजिट्स मींस एनी कैजुअल इमोल्यूमेंट्स, कोई इस टाइप का बेनिफिट जो आपका एम्प्लॉयर अटैच्ड टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस व्हिच इज अवेल्ड बाय एन एम्प्लॉय। मतलब एग्जांपल के लिए आप एक ऑफिस में, आप एक कंपनी में, एग्जांपल के लिए मानो सेल्स मैनेजर है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है बेटा, सेल्स मैन मत समझ लेना, मैन के आगे एजर लग जाता है, सेल्स मैनेजर है, यानी पूरे इंडिया के आप जो बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं टॉप लेवल मैनेजर, सेल्स मैनेजर है आप इस कंपनी के, तो कंपनी ने आपको एक घर दिया हुआ है यहाँ रहने को, जैसी कंपनी बनाई मैंने वैसे घर बनाया, घर में क्या करूँ, बच्चे बना दे रहा हूँ, यहाँ पर एक घर दिया है, उस घर में सारी दुनिया की फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, AC, फ्रिज, TV, वॉशिंग मशीन, सारी रोटी मेकर, सब कुछ है। तो इस घर में
एम्प्लॉयर आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा ना, आप उसको कुछ पैसा दे रहे हो, अगर दोगे तो माइनस हो जाएगा। बट अगर इस घर में आप रह रहे हो, ये घर एम्प्लॉयर का है खुद का, या इस घर को एम्प्लॉयर ने भाड़े पर लिया है, तो किस तरह टैक्सेबिलिटी आएगी? सबसे पहली बात, अगर आपको पैसे मिल रहे होते, अगर आपको पैसे मिल रहे होते इसको, तो उसका तो नाम होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। इतना पैसा दे दिया, अब तुम घर ढूंढ लो, सस्ता मद्दा महंगा, ठीक है, बस अपने घर में मत रहना HRA का पैसा लेकर। ये तो टैक्सेबिलिटी अलग टाइप से पूरी होती थी। ये हाउस रेंट अलाउंस, वही रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 40 और 50% ऑफ सैलरी। यहाँ बेटा घर मिल रहा है पूरा का पूरा आपको, यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए मिल रहा है, जब नौकरी छोड़कर जाओगे तो वापस करना पड़ेगा, या ट्रांसफर कहीं और हो जाएगा तो वापस करना पड़ेगा। इस टाइप की इमोलुमेंट्स को, बेनिफिट्स को हम क्या बोलते हैं? परक्विजिट्स। इन अदर वर्ड्स, परक्विजिट्स आर द बेनिफिट्स इन एडिशन टू नॉर्मल सैलरी। जो आपको नॉर्मल सैलरी मिलती है उसके अलावा जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको परक्विजिट्स बोलते हैं। चलिए सर, बेनिफिट्स क्या होते हैं सर? मोटर कार फैसिलिटी, गाड़ी दे दी एम्प्लॉयर ने आपको चलाने के लिए, ऑफिस पर्पस से या पर्सनल पर्पस से या दोनों पर्पस से, यानी आप इससे ऑफिस से घर आओ, घर से ऑफिस जाओ। अब जब घर जाओगे और शाम को भाभी जी कहने लगी कि चलो आप शॉपिंग पर चलते, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये गाड़ी मुझे सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए मिली है, हम ओला मंगा लेते हैं। वो कार आप दोनों यूज के लिए कर रहे हो, तो पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल, PAPP, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल, PAPP। तो इस टाइप की चीजें किस तरह टैक्सेबिलिटी में आएंगी, इनको हम देखेंगे। परक्विजिट दिमाग में आ रहा है, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, गाड़ी वो एम्प्लॉयर की है, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय के नाम पर एम्प्लॉय को चलाने को मिली हुई है, घर से ऑफिस, घर के ऑफिस से घर। एम्प्लॉय ने उसका कोई पेमेंट नहीं किया है बेटा कि गाड़ी सर कितने रुपए की दे रहे हो, एम्प्लॉय ने उसका कोई पेमेंट नहीं किया है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक सर्वेंट, आपको कामकाज के लिए एक बंदा दे दिया है कामकाज के लिए कि आप घर का काम करो। डोमेस्टिक मतलब घर में कामकाज, एक हेल्पर होता है, एक डोमेस्टिक सर्वेंट होता है, दोनों फर्क होता है। हेल्पर आपके काम में मदद करता है और डोमेस्टिक सर्वेंट घर में काम करता है, यानी पेड़ पौधे काटना, बच्चों को स्कूल छोड़े आना, ठीक है, भाभी जी के संग में सब्जी खरीद लाना या भाभी जी के लिए सब्जी खरीद लाना। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पता ही होगा आपको, अगर आप इंडियन में काम कर रहे हैं, इंडियन गैस सर्विस, तो जनरली आपके लिए सिलेंडर फ्री का होगा, सस्ता होगा, आधे रेट पर। कुछ इस तरीके की चीजें होंगी नहीं होंगी। या आप बिजली विभाग में काम कर रहे हो, UPPCL में या टाटा पावर में, सर समझ गए हम। एजुकेशन फैसिलिटी, यानी आपके बच्चों को पढ़ा रहा है एम्प्लॉयर का, ये स्कूल है, मानो एम्प्लॉयर के स्कूल में आप टीचर हो उसमें, ठीक है, एम्प्लॉयर का इंस्टीट्यूशन है, आप टीचर हो उसमें, तो आपके बच्चों की एजुकेशन जनरली फ्री तो नहीं, सस्ते रेट पर तो होगी नहीं होगी, कम चार्जेस लिए जाएंगे, ताकि आपके वजह से आपका बच्चा पढ़ रहा है तो औरों के बच्चे पढ़े इसमें, जस्ट है एडवर्टाइजमेंट टेक्निक। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जनरली मानो आप, ठीक है, बसेस में कंडक्टर का किराया जो होता है अगर नॉर्मली वो चल रहा है तो पास टाइप की सुविधा होती है। जी सर समझ रहे हैं हम। लो रेट फैसिलिटी, इंटरेस्ट और नील और लो रेट फैसिलिटी। नील और लो रेट मतलब आप लोन ले रहे हो एम्प्लॉय से, ये भी एक टाइप की क्या है, फैसिलिटी है कि बाजार से लोगे तो ब्याज देनी पड़ेगी, पर एम्प्लॉयर से ले रहे हो तो या तो ब्याज नहीं देनी पड़ रही है या फिर कम देनी पड़ रही है। मतलब मार्केट में 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, आप 4% पर ले रहे हो, 5% का जो फायदा हो रहा है वो आपके लिए परक्विजिट्स है, वो आपके लिए परक्विजिट्स है, वो आपके लिए परक्विजिट। एज एन एम्प्लॉय फील करना बेटा, एम्प्लॉयर फील करोगे अच्छी बात है। पीजीबीपी में आपको एम्प्लॉयर फील कराता था, मतलब पीजीबीपी में आपको मालिक वाली फीलिंग देता था, यहाँ आपको थोड़ी सर्वेंट मतलब जॉब वाली फीलिंग लेनी पड़ेगी। टूर ऑब्लिक हॉलीडे होम फैसिलिटी, घूमने फिरने भेज रहा है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, सेल ऑफ मूवेबल एसेट, दोनों टाइप की चीजें, मतलब मैंने आपको बताया गाड़ी वैसे आ चुका है मोटर कार फैसिलिटी, बट वहां पर अलग प्रोविजन है। मूवेबल एसेट मतलब यहाँ पर AC, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, सब कोई मूवेबल एसेट आप यूज कर रहे हो, या वो मूवेबल आपको सस्ती रेट पर बेच दे रहा है, या वो मूवेबल एसेट आपको सस्ती रेट पर बेच दे रहा है। एम्प्लॉयर की एक अच्छी बाइक है जिसे बहुत बार तुम चलाते हो, ठीक है, अब आपको लगता है कि यार मैं इस बाइक को चलाने चला तो मेरा दिल लग गया इस बाइक के संग, तो दिल लग गया तो इसको घर ले जा सकते हो, बट पैसे तो कुछ ना कुछ देने पड़ेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयर आपका इलाज करा रहा है, लीव ट्रैवल कंसेशन, बाहर भेज रहा है तो आपको, मील फैसिलिटी, गिफ्ट वाउचर और टोकन, ये सब बेटा जस्ट अ नेम होता है। मैंने आप सजेशन के लिए पढ़ाने वाला हूँ, सारे के सारे आपको परक्विजिट्स एक बार रीड करने हैं, जस्ट कि भैया इनमें कोई भी अमाउंट ऐसा नहीं है एम्प्लॉयर आपको पैसा दे रहा हो कि जाके ये खरीद लाओ, एम्प्लॉयर आपको पैसा दे रहा हो कि ये कर लो, नहीं, ये काम आपको करने पड़ेंगे, तब उसके लिए बिहाफ पर आप रिम्बर्स करा लो, या आपको ये फैसिलिटी डायरेक्टली अवेलेबल कराकर दे रहा है। आगे बढ़ते हैं सर। फॉलोइंग परक्विजिट्स आर एग्जम्प्टेड, बेटा इस पर नोट आ सकता है, बेसिकली प्योर थ्योरी क्वेश्चन बोलता हूं जिसको मैं, कि सर अगर हम
परक्विजिट्स ले रहे हैं एम्प्लॉयर्स और हमारे में टैक्सेबल हो जा रही है, तो बेसिकली इनकम बढ़ा रही है, इनकम बढ़ा रही है तो टैक्स बढ़ेगा। बट ऐसी कोई परक्विजिट्स नहीं है जो वो दे हमें पर हमारे एंड में टैक्सेबल ना हो। तो ये वाली जितनी भी है एंड में वो सारी की सारी एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स होती है, यानी अगर एम्प्लॉयर आपको ये परक्विजिट दे रहा है, बेनिफिट्स दे रहा है, तो आपके लिए ये टैक्सेबल नहीं है। तो बेसिक नोट आ सकता है कि डिफाइन परक्विजिट्स एंड व्हाट आर द आइटम्स व्हिच आर एग्जेम्प्टेड परक्विजिट, व्हिच आर इंक्लूडेड इन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स। तो टी और स्नैक्स, चाय पानी पिला रहा है, नमकीन बिस्किट खिला रहा है, नॉन एल्कोहलिक होना चाहिए भैया, ठीक है। देश को बिगाड़ने की कोशिश ना करें क्योंकि इस प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं है, ठीक है। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, समझते हो ना नॉन एल्कोहलिक, या लिखूं यहाँ पर पेप्सी, कोका कोला, ये, बाकी आप समझदार हो क्या मैं लिखने को नहीं बोल रहा हूं, मतलब वो चीजें नहीं देनी है आपको, ठीक है। फूड प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एंड वर्किंग प्लेस, खाना वहां पीने की फैसिलिटी मिल रही है सर, ये भी एग्जेम्प्टेड, हाँ। एम्प्लॉयर वर्किंग प्लेस, बेटा फर्क है दोनों में। अभी नीचे जाएंगे तो कुछ 50 रुपए टाइप की चीज आ जाएगी। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, बहुत बढ़िया। गुड सोल्ड टू एम्प्लॉय एट कंसेशन, सर अभी तो मैं बोल रहा था कि मूवेबल एसेट सेल करेंगे तो परक्विजिट टैक्सेबल होगी, हाँ, बट सोल्ड बाय हिम टू हिज एम्प्लॉयज एट कंसेशनल नॉट फ्री रेट्स, फ्री में नहीं जाना चाहिए। वो वाले गुड जो एम्प्लॉयर बना रहा है और एम्प्लॉय खरीद रहा है, अगर सस्ते मिल रहे हैं, यानी मानो एम्प्लॉयर की फैक्ट्री है शर्ट बनाने की और 4 एम्प्लॉय ने शर्ट ले ली सस्ते रेट पर, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एम्प्लॉयज फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस एंड वाइस वर्सा, बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंट एंड वाइस वर्सा। सर इसके लिए तो हमने कन्वेंस अलाउंस पढ़ा था, वो तो टैक्सेबल था, वो केवल ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो सिर्फ ब्लाइंड और डीफ और डम्ब और हैंडीकैप्ड पीपल्स के लिए वो था 3200 रुपये वाला। फिर ये बेटा वो अलाउंस था, पैसा मिल रहा था आपको उसके लिए। यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर की कैब आपको उठा के लाती है और उठा के घर छोड़ देती है बिटवीन ये, ठीक है। और जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ट्रेनिंग, एनी अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंस फॉर सच ट्रेनिंग, मतलब रहने खाने का खर्चा जो भी होगा, लाने ले जाने का, उठाने का, पहुंचाने का, ट्रेनिंग के लिए आपके लिए, ठीक है। जनरली कंपनीज में ट्रेनिंग होती है ना। अब लोन्स की बात करूं तो लोन्स देखो, अगर आप 20,000 से कम का लोन लेते हो, 20,000 रुपये नॉट एक्सीडिंग 20,000 तक का लोन है तो छोटा सा लोन है, छोटू सा लोन है, बच्चा सा लोन है, ऐसे छोटे बच्चे हो क्या, ऐसे लोन को टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। मतलब इस पर कोई भी ब्याज दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या नहीं दे रहा है, टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि लोन बहुत छोटा है। 20,000 रुपये का किसी को भी जरूरत पड़ जाती है। सर ये वही है क्या जो पिछले लेक्चर में आपने बोला था, सैलरी अमाउंट अगेंस्ट सैलरी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, हाँ सर ये वही है। 20,000 तक का होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ऊपर तो टैक्सेबिलिटी आएगी, किस तरह आएगी देखेंगे। एनी परक्विजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, मतलब ये उनके लिए, अभी हमारा एम्प्लॉय बाहर जाएगा देखना मेडिकल फैसिलिटी वगैरह के लिए, तो किस तरीके से टैक्सेबिलिटी आएगी, किस तरीके से एग्जेम्पशन होगी वो देखेंगे। एनी परक्विजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया, एनी परक्विजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया, एनी परक्विजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई परक्विजिट मिल रही है आउटसाइड इंडिया, किसके लिए सर, ऐसे पर्सन को जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। टाइगर जिंदा है, अब टाइगर 3 आ रहा है। कंट्रीब्यूशन इन सम स्पेसिफिक फ्रॉम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पेंशन और डेफर्ड एन्युटी स्कीम, ये सब आपके एग्जेम्प्टेड है। चलिए सर, मेडिकल फैसिलिटी, प्रोविजन फॉर मेडिकल फैसिलिटी ऑफिस एग्जैक्टम, ठीक है। कोविड-19 को लेकर अगर कोई खर्चा हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है, ये हमने उसमें भी पढ़ा हुआ था आपके पीजीवीपी के ऐड में, वो अदर सोर्स के ऐड में। चलिए सर थोड़ा जल्दी जल्दी कर देंगे इनको। टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस के अगर कोई खर्चे हैं एक्चुअली इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर वेदर बाय वे ऑफ डायरेक्ट पेमेंट और रिम्बर्समेंट, मतलब या तो उनको पैसे देकर रिचार्ज करा रहा है या खुद से रिचार्ज करा रहा है या रिचार्ज वो अपना करा रहा है बाद में पैसे दे रहा है। लग अलाउंसेस रहा है पर है परक्विजिट्स, ठीक है, लग अलाउंसेस रहा है पर है परक्विजिट, टैक्सेबल नहीं, एग्जेम्प्टेड है। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, बट बच्चों को नहीं, उनके केस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंस है, वो पैसा मिलता है वहां पर 100 रुपये 300 रुपये। यहाँ पर अभी बच्चों को फ्री पढ़वाएगा भी, वो टैक्सेबल कब है कब नहीं है, कितना है कितना नहीं है बाद में। ये फैसिलिटी है बेटा, टू द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय इन एन इंस्टीट्यूशन ओन्ड और मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कॉस्ट ऑफ सच फैसिलिटी डज नॉट एक्सीड 1000 रुपये पर मंथ। कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी 1000 रुपये पर मंथ से कम पर चाइल्ड है, मतलब 2000 रुपये तक 2 बच्चों के लिए खर्च कर सकता है। सच फैसिलिटी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू 2 चिल्ड्रन एज इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मतलब यहाँ पर चाइल्ड को 1000 रुपये फैसिलिटी मिल रही है और ये फैसिलिटी 2 बच्चों तक नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर और लैपटॉप प्रोवाइडेड वेदर टू यूज एट ऑफिस और एट होम प्रोवाइडेड ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड
टू द एम्प्लॉय। ओनरशिप चली गई तो बेटा वो सेल ऑफ मूवेबल एसेट टाइप की चीज हो जाएगी, सेल ऑफ एसेट टाइप की चीज हो जाएगी जो हम पढ़कर आए हैं। वो अगर कंसेशनल रेट पर दी है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कुछ 50% के आसपास, देखेंगे हम WDV कैसे निकालेंगे और कंसिडरेशन वो कितना पे कर रहा है उसमें निकालेंगे। बट यहाँ ओनरशिप प्रोवाइड नहीं करी है। नहीं, अगर कोई लैपटॉप दिया है, वर्क एट होम टाइप की चीज चल रही है, अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया भैया ये घर से लॉगिन कर तू ये फाइल बनाकर भेज दियो, सैलरी कैलकुलेट कर, मेरा दोस्त करता है ऐसा काम, सैलरी कैलकुलेट कर भेज दियो। अब उसके संग में वो रात को मूवी देखने ही बैठ गया, पर्सनल पर्पस से भी यूज कर रहा है उसको, तो ऐसे केस में क्या होगा सर, ऐसे केस में वो टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि भले ही वो लैपटॉप वेदर टू यूज एट ऑफिस और होम कोई दिक्कत नहीं, बट वो ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। पर मूवेबल एसेट सेल होंगी, सेल और गिफ्ट ऑफ एनी मूवेबल एसेट अदर देन कार एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्योंकि इनके लिए एक अलग से प्रोविजन है। टू एम्प्लॉय आफ्टर बीइंग यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर मोर 10 और मोर ईयर, मतलब 10 साल से ज्यादा, अगर कार और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को छोड़कर, यानी AC TV फ्रिज, इनको इस टाइप की चीजों को छोड़कर अगर एम्प्लॉयर ने 10 साल से ज्यादा यूज कर ली और एम्प्लॉय को दे दिए तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन इज सब्जेक्ट टू अ फ्यू, ठीक है। अब सारी कहानी हमारी जो है थोड़ी सी बढ़ी जाएगी, हम टॉपिक पर जाएंगे सीधे अकोमोडेशन वाले पे, बस 2 मिनट में इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस, इसको दोबारा बेटा टॉपिक को पढ़ने वाले, अकोमोडेशन पूरा टॉपिक ही हमारा अगला वाला ही, और टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2003-4। चलो हटाओ, ये किसी काम का नहीं है, हेल्थ क्लब की पूरी कॉन्सेप्ट है। अब आ गए हम अपने न्यूमेरिकल पार्ट पर। ये बेसिक थ्योरी, बेसिकली इंट्रोडक्शन था हमारे परक्विजिट्स का, एक एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स के संग कितना कितना अमाउंट, थोड़ा एंट्री लेवल पर। अब हम चल रहे हैं सीधे क्वेश्चन वाली चीजों पर। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड, वर्ड बेटा देखना अनफर्निश्ड, मतलब इस घर में सिर्फ घर है, इस घर में सिर्फ घर है, मतलब घर है और खाली घर है, मकान बोलते हैं जिसे, ठीक है। यानी इसके अंदर कोई सामान नहीं है, AC TV फ्रिज कूलर पंखा कुछ नहीं है, अकोमोडेशन जो मिल रही है आपको खाली घर, बाकी आप अपनी चीजें लाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर वो एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड करी AC TV फ्रिज, मतलब गद्दा बेड वगैरह सब लगा हुआ है, जैसा होटल में होता है वैसे घर कर दिया, तो फर्निश्ड और बिना जिसके सामान नहीं है जिसके अंदर, वो अनफर्निश्ड, इतना सा फर्क होता है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप पता है, ठीक है, बाकी ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब दूसरी पार्टी का आदमी। अकोमोडेशन हियर इंक्लूड्स फिक्स्ड एज वेल एज फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कहानी है फिक्स्ड स्ट्रक्चर में हाउस, फ्लैट, फार्म हाउस, अकोमोडेशन इन होटल, मोटल, सर्विस, मोटल के अंदर गेस्ट हाउस टाइप की चीजें, अपार्टमेंट, करावन, मोबाइल होम, शिप, ठीक है। यानी ये सब कुछ भी इनको डिटेल में बता दिया गया। सिंपली आपको कोई घर दिया है जिसमें कोई सामान अभी नहीं है, वो अनफर्निश्ड हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? अनफर्निश्ड हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? अनफर्निश्ड हाउस कहलाता है। अब इस केस में होगा क्या? फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन एम्प्लॉयज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी ऑफ द अंडरटेकिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, या अदर एम्प्लॉयज। 2 टाइप के एम्प्लॉयज है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहलाएंगे और एक नॉन गवर्नमेंट, जिन्हें हम प्राइवेट एम्प्लॉयज भी प्यार से कहते हैं। अगर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मिलिट्री भी है बेटा इसमें, ठीक है, हमारे देश के जवान, जय जवान जय किसान, टू द एम्प्लॉयज आइदर होल्डिंग ऑफिस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन ऑफ सच इन्वेस्ट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट रिस्पेक्ट टू सच एग्जेम्प्ट अकोमोडेशन इज इक्वल टू द लाइसेंस फीस। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है यहाँ पर, एक सिंपल से वर्ड ले आओ इतना पढ़ने से, लाइसेंस फीस। ये लाइसेंस फीस गिवन होती है, वो वैल्यू आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। वो लाइसेंस फीस आपकी वैल्यू जो गिवन होती है वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो अरिथमेटिकली द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट विल बी मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, मतलब जितना अमाउंट होगा वो लाइसेंस फीस के नाम से आपको शो करेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में वही आपको टैक्सेबल कर देना है। वो म्युनिसिपल वैल्यू दे, फेयर रेंट दे, स्टैंडर्ड रेंट दे, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट दे, रीजनल एक्सपेक्ट, कुछ भी आपको देखना नहीं हाउस प्रॉपर्टी की तरह। ओनली लाइसेंस फीस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, only for license fees for government employees। लाइसेंस फीस बेटा किसके लिए? गवर्नमेंट। एम्प्लॉयज ऑफ अ लोकल अथॉरिटी और फॉरेन गवर्नमेंट आर नॉट कवर्ड, इसमें नहीं है, वो नीचे से के कवर हो जाएंगे। अब बचे अदर एम्प्लॉयज, अदर मतलब नॉन गवर्नमेंट बोल सकते हैं, ऊपर वाले ये भी दोनों भी आ जाएंगे। द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज डिटरमाइंड एज फॉलोइंग। इसके केस में हम देखेंगे कि सैलरी कितनी और आप किस जगह पर रह रहे हो। हम देखेंगे सैलरी कितनी और आप किस
जगह पर रह रहे हो, मतलब सैलरी का परसेंटेज लेंगे। सर सैलरी कौन सी वाली, वही सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। बेटा इनके अलावा भी चीज़ें, केवल इसके लिए याद रखना इनके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐड होंगी। सैलरी डीए वो तो सब ऐड होना ही होना है। आफ्टर दैट अगर कोई टैक्सेबल अलाउंसेस हैं परक्विजिट्स को छोड़कर, टैक्सेबल अलाउंस कल जो पढ़कर आए थे मैंने, एचआरए का कुछ पैसा वैसे तो मिलेगा नहीं इसमें, बट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला हुआ है आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला हुआ है, और अलाउंसेस जो टैक्सेबल है फुल्ली या पार्शियली, मतलब कितने हैं कितने नहीं है, टैक्सेबल अलाउंस को निकालकर जोड़कर जो सैलरी बनेगी वो लेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सिंपली लाइसेंस फीस इज टैक्सेबल, बहुत सुंदर बात। हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर, मतलब अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है, एग्जांपल के लिए यहां पर मिस्टर बी रहते हैं जो कि एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यहां पर मिस्टर बी रहते हैं जो कि एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इनको काम पर रखा था मिस्टर ए ने, थोड़े मिस्टर ए हैवी से बना दे रहा हूं, पैसे वाले आदमी है। मिस्टर ए इसके मकान मालिक को रेंट पे करते हैं। देखो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव समझो, मैंने अपने यहाँ एक एम्प्लॉय रखा है, एम्प्लॉय से मैंने बोला घर में तो मैं दे कर दूंगा, वो फर्क नहीं पड़ता घर मेरा हो या मैं किसी को किराए पर लेकर दूं, बट तुम्हें घर पर रखूंगा मैंने कहा अच्छी बात है, मैं आ जा रहा हूँ सर काम करने। अब एम्प्लॉय जो आ रहा है वो इस लालच में आ रहा है कि मुझे रेंट नहीं देना पड़ेगा, जैसे मैं अपने घर में रह रहा हूँ जैसे वहाँ रह लूंगा, सर मेरा पैसा देंगे, इसके अलावा मुझे जो सैलरी मिल रही है वो मिलेगी, मतलब फैसिलिटी मिल रही है एम्प्लॉय को। मिस्टर ए एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, और ये तो एम्प्लॉय है। ये सी मकान मालिक है, सी को पैसा मिल रहा है, जितना पैसा ए सी को दे रहा है, जनरली अपने पीजीवीपी अगर हेड की फीलिंग लो आप तो एक्सपेंस को डिडक्ट करेगा नहीं करेगा, ए सी को जो पैसा दे रहा है वो एक्सपेंस डिडक्ट करेगा नहीं, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हो रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ए ने बी क्या काम कर रहा है, बी किराए पर रह रहा है, ए किराया दे रहा है सी को, फॉर द है कि नहीं जी सर, रेंट पेमेंट का कहीं ना कहीं एक्सपेंस क्लेम हो रहा है। सेम चीज हम इसकी इनकम में क्या कर देंगे, टैक्सेबल, भले ही इसको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ रहा है इस घर का, बट फिर भी ये इसकी परक्विजिट्स है। क्या है, परक्विजिट्स है। क्या है, परक्विजिट्स है। क्यों है सर, क्योंकि ये रह रहा है। अगर ये अपना किराया खुद दे रहा होता, फीलिंग लो, अगर ये इस जगह अपना किराया खुद दे रहा होता तो उसके लिए उसको इतनी इनकम और बढ़ानी पड़ती नहीं पड़ती। थोड़ा फील लो क्यों परक्विजिट की तरह टैक्सेबल हो रहा है, थोड़ा सा फील लो क्यों परक्विजिट की तरह टैक्सेबल हो रहा है। क्यों हम किसी की सैलरी 50,000 दे रहे हैं और 10,000 अलग से रेंट के नाम का, एकोमोडेशन के नाम का टैक्सेबल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि सर यहां पर इसको ये जो घर मिल रहा है, इसको ये जो घर मिल रहा है वो फ्री में मिल रहा है, ऐसे फीलिंग है। बट एम्प्लॉयर इसका पेमेंट कर रहा है रेंट का, तो अपने खर्चों में डाल रहा होगा, एक्सपेंसेस में, शायद ऐसी फीलिंग ले रहे हैं ताकि कहानी समझ में आ जाए। लोअर ऑफ रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, लोअर मतलब दोनों में से जो कम, या 15% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल वैल्यू, यानी दो चॉइस दी सकेंगे हम, सैलरी का 15%, इस पर एक क्वेश्चन अभी कराता हूं, और रेंट जो भी होगा मल्टीप्लाई बाई 12, 8, 9, 10, दोनों में से जो कम होगा वो देखेंगे। सर दोनों में से जो कम होगा या ज्यादा देखें, नहीं कम, उतना परक्विजिट्स टैक्सेबल कर देंगे इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। देखो वो किराया दे रहा है मानो 1,000 रुपये महीना, तो साल का कितना हो गया 12,000, पर हम सैलरी के हिसाब से निकाल रहे हैं 1,20,000 का 15%, तो 18,000 हो रहा है। बात समझ में आ रही है, किराया दे रहा है 1,000, पर सैलरी के हिसाब से 1,20,000 का 15% निकाल रहे हैं तो कितना हो रहा है 18,000 रुपये। तो 18,000 ज्यादा या 12,000, सर 18,000, तो हमें क्या लेना है लोअर 12,000, तो 12,000 टैक्सेबल कर देंगे इन द हैंड्स ऑफ बी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खाते में कितना टैक्सेबल कर देंगे 12,000 रुपये। बट अगर सर हाउस ओनर का हो, खुद का हो, मेरा एक घर है तो जो उस घर में रहना है, यानी ए एम्प्लॉयर है, बी एम्प्लॉई है, ए ने बी को अपना खुद का घर दे दिया है। सर कौन सा वाला, जिसमें उसकी भी बच्चे रह रहे हैं, उसकी बीवी रह रही है, वो वाला नहीं रे, फिर तो क्राइम पेट्रोल बन जाएगा। वो वाला घर जो अलग से, ठीक है, जो एम्प्लॉय के लिए उसने बना के रखा था, एम्प्लॉय बहुत खास था उसका, ठीक है। ऐसे केस में तो रेंट पे तो करेगा नहीं, क्योंकि सी तो है ही नहीं यहाँ पर, तो उससे रेंट मांगने आए, फिर भले ही MVFR AR ऐसा कुछ भी दिया हो, बट हम टैक्सेबल करेंगे एम्प्लॉय के खाते में 15% ऑफ सैलरी, अगर वो उस जगह पर रह रहा है जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, यानी ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा। जस्ट एन एग्जाम्पल, मुंबई,
जस्ट एन एग्जाम्पल बेटा। सर क्वेश्चन में दिया होगा क्या? 99% चांसेस दिया होगा, अदरवाइज आप आइडिया लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि सर इसकी पॉपुलेशन 25। दूसरा केस है सर टैक्सेबिलिटी कम आएगी अगर आप छोटे शहर में रह रहे हो, 10% ऑफ सैलरी, एग्जाम्पल के लिए 10 लाख से 25 लाख। अब मुझे एग्जाम्पल कोई याद तो नहीं आ रहा, बट शायद लखनऊ होगा, शायद बोल रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, मुझे सेंसस का इतना आइडिया नहीं है। अदर प्लेस 7.5% ऑफ सैलरी, ये अपना शहर आगरा से फिरोजाबाद, इनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, इतना मुझे पता है। आगरा फिरोजाबाद इनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, ठीक है। यहाँ पर हम और भी शहर ले सकते हैं, वाराणसी वगैरह टाइप के जो बड़े मंडल टाइप के शहर है, ठीक है, जहाँ 10 लाख से पॉपुलेशन ऊपर है। दिल्ली भी हो सकता है इसमें, तो 25 लाख नहीं, दिल्ली की तो शायद ज़्यादा पॉपुलेशन है, 25 लाख से ऊपर है वो। तो 15% ऑफ सैलरी, सर यहाँ पर ऐसे दिया नहीं है, ऐसे हाउस रेंट अलाउंस में दिया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नहीं बेटा नहीं दिया हुआ है यहाँ। या तो क्वेश्चन बोलेगा आपको कि पॉपुलेशन 26 लाख है, 15% ले लो, पॉपुलेशन 24 लाख है, 10% ले लो, पॉपुलेशन 9 लाख है, 7.5%। ऐसा क्यों बोला था कि आपको याद रहे, 24 से ऊपर 25 होता है, ठीक है, और 9 से ऊपर 10 होता है। चलिए सर नेक्स्ट, हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख एज पर सेंसस 2001, 15% ऑफ द सैलरी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय। पढ़ने की जरूरत नहीं, इस चार्ट से हमने पढ़ लिया है। पॉपुलेशन 10 लाख है, नॉट एक्सीडिंग, ये तो बहुत पुराना डेटा लेना। 10% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड बाय विच द अकोमोडेशन, रेंट पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेबर। मतलब ये उस केस में जब एम्प्लॉयर का घर खुद का नहीं है, वो पढ़े हैं पीछे वाली कॉन्सेप्ट बेटा। एनी अदर सिटी मतलब उसकी जिसकी 10 लाख से पॉपुलेशन कम है, 10 लाख से कम पॉपुलेशन, ठीक है। इस केस में क्या होगा सर, इस केस में 7.5% घटा दी गई है परसेंटेज। बस परसेंटेज आपको याद रखनी है, या तो जुगाड़ होती है, याद करा था 15, 10, 5, ऐसा है नहीं, मैक्सिमम 15, मिनिमम 7.5, बीच में एवरेज 2.5 10 आ जा रहा है इसमें, ठीक है। सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, सैलरी का मतलब क्या होगा रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए? सर सैलरी का मतलब बहुत कुछ है यहाँ पर। बेसिक है, डीए है, डीए वही वाला है जो पहले था एचआरए के टाइम पर, रिटायरमेंट बेनिफिट, बोनस है, कमीशन है, फीस है, ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, ओनली टैक्सेबल अमाउंट, मतलब एग्जेम्प्टेड जो है उनको छोड़ दो। एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड एक्सक्लूडिंग परक्विजिट, कोई परक्विजिट नहीं होनी चाहिए, वो हमारी रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी का हिस्सा बनेगी। उसी पर हम 7.5, 10 और 15%, एमसीक्यू आ सकता है बेटा इस पर, 7.5, 10 और 15, या कोई बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, आपको कंप्यूट करना होगा, जैसा मैं भी कंप्यूट कराऊंगा, जैसा मैंने डीपीपी में डाल रखा है आपके। एक्सक्लूडिंग परक्विजिट एंड लमसम पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस और सुपर एन्यूएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट, इनको हटा रहे हैं बेटा, इनको हटा रहे हैं सबको, जो ब्रैकेट में लिखे हैं सबको हटा रहे हैं, पढ़ो मत, जो पहले हैं सिर्फ उनको याद रख लो। सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस, सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस, डियरनेस अलाउंस और टैक्सेबल अलाउंस। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, फिर डीपीपी का क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आ जाएगा। चलो देन दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर चौहान हैज द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर, यानी चौहान जी को 5,000 पर मंथ की बेसिक सैलरी मिल रही है, यानी साल में 60,000 रुपए कुछ कमा रहे हैं सैलरी के नाम पर। एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 500 रुपए पर मंथ का, यहाँ कहीं नहीं बोल रहा है पर मंथ पर चाइल्ड, यानी 500 रुपए पर मंथ के साथ 6,000 का अलाउंस मिल रहा है भाई साहब को। इनमें से कुछ एग्जाम्प्ट हो जाएगा, याद करो आप, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, यानी इनके पास 3 बच्चे हैं पर 2 बच्चों का ये पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट करा सकते हैं, जो कि हम कराएंगे, टैक्सेबल अलाउंस निकालेंगे। देन फीस मिल रही है पूरे साल की 5,000 रुपए पर मंथ की, पर एनम की। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 1,000 पर मंथ का, और यहाँ कुछ ऐसा लिखा नहीं है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हम टैक्सेबिलिटी जो हम अभी पढ़ी नहीं है, आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे कि एग्जाम्पशन किस तरह होती है उसकी। डियरनेस अलाउंस, जैसे डीए बोलते हैं प्यार से, 3,000 पर मंथ का है। अगर नीचे कहीं लिखा है कितना पार्ट आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का बनना है तो ठीक है, अदरवाइज हम पूरा टैक्सेबल करेंगे। 60% डीए आपका ओनली फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन हम इसे 60% पार्ट को लेंगे, यानी 3,000 का 60% अगर हम बात करें तो 1,800 रुपये हो गया दोस्त, और पर मंथ है तो 12 महीने का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 इंटू 1200 दैट इज 21,600, 21,600। इसके अलावा 10,000 पर एनम का बोनस है आपका। इन सभी चीजों को हम ऐड करेंगे, उसके लिए हमें परक्विजिट्स टैक्सेबल करनी पड़ेगी। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए कर रहे हैं। कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर चौहान इन द फॉलोइंग केसेस। द एम्प्लॉयर ओन्स सच अकोमोडेशन, मतलब एम्प्लॉयर का ही घर है, तो इस केस में हम लोगों को देखना होगा 7.5%, 10% और 15% ऑफ सैलरी। अगर भाई साहब जो है हमारे किधर रह रहे हैं सर, मुंबई में रह रहे हैं, तो आपको पता है मुंबई की पॉपुलेशन तो ज़्यादा है हमारी लिमिट से, तो 15% यहाँ पर लगाया जाएगा।
दूसरे केस में एम्प्लॉयर जो है वो हायर कर रहा है, मतलब किराए पर घर ले बैठा है, मंथली रेंट ऑफ 900, कितना झूठ बोल रहे हैं, मुंबई में 900 क्या 9000 का भी घर नहीं मिलता, ठीक है, बट 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यानी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि साल भर लिया होगा घर, 10,800 का किराया दिया होगा मिस्टर चौहान के घर का, इनके एम्प्लॉयर ने, जो भी इनका एम्प्लॉयर होगा, जो भी इनकी कंपनी होगी, 10,800 या फिर 15% ऑफ सैलरी। इस केस में बेटा हम ये नहीं देखते कि मुंबई में, दिल्ली में, छोटे शहर में 7.5 कुछ नहीं, 15% ऑफ सैलरी जो हम प्रोविजन पढ़कर आए, दोनों में से जो कम होगा वो टैक्सेबल करा देंगे इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय मिस्टर चौहान। क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन को साथ साथ करने के लिए? जी सर। चलिए सर, सबसे पहले कंप्यूटेशन, सबसे पहले हम उस सैलरी को निकाल रहे हैं जो रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी किराए वाला घर, या अकोमोडेशन भी बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि रेंट फ्री के केस में क्या होता है, अगर कुछ पैसा एम्प्लॉय के हैंड से हम लोग ले रहे हैं तो उसको माइनस करा देते हैं, बची हुई चीज परक्विजिट टैक्सेबल होती है फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो दोस्त इसके लिए आपको एक तो बेसिक सैलरी लेनी पड़ेगी, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है दोस्त, 5,000 पर मंथ की बेसिक सैलरी, 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000 रुपीज। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस, ठीक है, मुझे याद है बट एक बार क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, 3,000 पर मंथ का, जिसमें से 60% रिटायरमेंट बेनिफिट का है, तो सिर्फ वही लिया जाएगा। हम बेटा वो सैलरी नहीं ले रहे जो टैक्सेबल कितनी होगी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी नहीं कर रहे, ग्रॉस सैलरी माइनस नेट सैलरी, वो कुछ नहीं कर रहे हम। 3,000 इंटू 60% रिटायरमेंट बेनिफिट इंटू 12, ये वही सैलरी सेम टू सेम है अब तक जो हम लोग HRA के लिए भी लेते थे। 3,000 इंटू 60% इंटू 12 1800 इंटू 12 21,600 आएगा शायद, एक बार चेक करूँ क्या? जी सर, 3,000 इंटू 60%, 1800 इंटू 12 21,600। देन दोस्त एंटरटेनमेंट अलाउंस को ऐड करेंगे, फीस 5,000 की और बोनस 10,000 का, इनको भी ऐड कर लेते हैं। फीस 5,000 की पर एनम है और बोनस 10,000 का, ये भी पर एनम है। इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे, इससे 2-3 चीजें क्लियर हो रही है। एक तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वाला मैं एग्जामिशन बता दे रहा हूँ, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा कर आया था। 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से बेटा मिल कितना रहा है हमको 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6,000 मिल रहा है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, याद है आपको, वो अलाउंसेस ऐड किए जाएंगे फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अदरवाइज तो हम HRA के केस में सैलरी, डियरनेस अलाउंस फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट और आपका कमीशन ऑन टर्नओवर लेते थे, बस 3 चीजें लेते थे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो 500 रुपये पर मंथ की बात कर रहा है, यानी 500 इंटू 12 6,000 माइनस 2 पर्सन का एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 2 बच्चों का 100 इंटू 2 इंटू 12, तो 6,000 में से 2,400 गए, 3,600 रुपये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 6,000 में से 2,400 गए, 3,600 रुपये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करूं तो 1,000 पर मंथ का है वो आपका। उन्होंने बोला था सारे अलाउंसेस जो टैक्सेबल है दोस्त, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस वैसे तो एग्जेम्प्ट भी होता है फॉर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज केस, जो आज पढ़ने वाले पिछले वाले लेक्चर में रह गया था। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ का है, तो 1,000 इंटू 12 सिंपल पूरा टैक्सेबल है, बिकॉज ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, कहीं भी जानकारी नहीं दे रहा, अपने मन से आप एज्यूम नहीं कर सकते गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप इसके एग्जाम्पशन लगा दो। 1,000 इंटू 12 12,000 रुपये, ये सारे फैक्टर्स आपके सैलरी के हैं, जो जिस पर आपको 15% देकर, अगर एम्प्लॉयर का घर है, या फिर 15% अगर उसने हायर कर रखा है और उसका फिर रेंट से कंपैरिजन करेंगे जो एक्चुअल में पे कर रहा है। 60,000 70,000 75 76 86 96 96 600 97 200 1,02,000 और 1,12,200 112,200। तो केस ए, जब एम्प्लॉयर के पास ही वो घर है तो चार्जेबिलिटी आएगी 15% ऑफ रेंट, 1,12,200। कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत तो लग रही है, बट ऐसे ही कर कर देखते हैं सॉल्व। 2 0 से 2 0 उड़ा दिए जाए, 11 2 5 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और 3 33, 15 1 जा 15 और 3 18, 15 1 जा 15 और 1 16, 16,830 रुपये टैक्सेबल होगा।
इसमें अब आपका कुछ नहीं लगेगा क्योंकि घर एम्प्लॉयर का ही है तो 15% ऑफ सैलरी, बिकॉज वो मुंबई में रह रहा है जहाँ की पॉपुलेशन आपको पता है 25 लाख से ज्यादा है। केस बी की अगर मैं बात करूं, केस बी की मैं अगर बात करूं तो यहां पर कॉन्सेप्ट सिंपल सा क्या है कि 900 पर मंथ के हिसाब से जो पीछे देखा था इंटू 12 दैट इज 10,800, और इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है तो 15,000, ये तब दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता हमें। अगर ये कहीं और रहता होता जहां की पॉपुलेशन कम होती तो 7.5 अगर 10% कर रहे होते तो हमें दोबारा रिकम्प्यूट करनी पड़ती, पर ये तो हमारे सामने ही 15% इसी सैलरी का 16,830। दोनों में से लोअर कौन सा है, दोनों में से लोअर कौन सा है, विच एवर इज लोअर दैट इज 10,800 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, इज टैक्सेबल। केस ए के हिसाब से बेटा 16,830 और केस बी के हिसाब से 10,800, बिकॉज एम्प्लॉयर वहां रेंट पे कर रहा है। अगर रेंट मानो 1,500 होता यहां पर मंथ का तो 18,000 आती, फिर 16,830, फिर भी भले ही 1,500 रेंट पे कर रहा है बट 16,830 ही आप टैक्सेबल करते क्योंकि जो लोअर होगा दोनों में। अब बात है वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। फर्निश्ड में क्या जुड़ जाएगा बेटा, अनफर्निश्ड में खाली मकान, ऐसी आवाजों वाला मकान। और फर्निश्ड में क्या होगा बेटा, फर्नीचर लगा होगा, बेड लगा है, सोफा लगा है, टीवी लगा है, एसी लगा है, फर्निश लगा है। जरूरी नहीं सारा सामान लगा हो बट कुछ भी अगर चीजें उसमें ऐड है, मतलब घर के अलावा, मकान के अलावा अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें सुविधाएं हैं जो घर बनाने में उनकी हेल्प करती है। फर्निश्ड एकोमोडेशन मींस एकोमोडेशन प्लस फर्नीचर, यानी आप जमीन पर नहीं, मानो बेड पर सो रहे हो, ठीक है, आपका पंखा लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, टीवी भी लगा हुआ है, चीजें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिलेंगी एकोमोडेशन। तो इस केस में वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन में क्या करोगे, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को और आप जोड़ दोगे इस यहाँ पर, ठीक है। किस तरह, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन सेम रहेगी जो आपने ऊपर अभी देखी थी, वैल्यू ऑफ फर्नीचर एज पर द फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग टेबल का मतलब क्या है, फर्नीचर अगर एम्प्लॉयर का है, दो केस हो सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर का ही फर्नीचर है भाई, वो अपने एम्प्लॉय को हमेशा अपने घर में रखता है जो कि फर्निश्ड होता है, उसमें फर्नीचर भी लगा है, बेड वेड सोफा वोफा सब लगा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, फर्नीचर की टैक्सेबिलिटी पर क्या करोगे, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, एक तरीके का डेप्रिसिएशन टाइप की चीज आप और जोड़ दोगे। जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है ना एसएलएम, मतलब यहां पर भले ही हम लोग इनकम टैक्स एक्ट में पीजीबीपी के एड में ये देखते हैं कि फर्नीचर पर 10% का डैप है, हम माइनस कर करके डब्ल्यूडीवी 6 महीने 1 साल लगाते, बट यहां पर सिंपल देखोगे आप 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यानी जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है। कॉन्सेप्ट समझना, दो केस हो सकते हैं, अगर घर भी उसका है एम्प्लॉयर का और फर्नीचर भी उसका है, घर भी उसका है फर्नीचर भी उसका है। घर के लिए आप वो तीनों चीज देखेंगे कि एम्प्लॉय किस जगह पर रह रहा है, वहां की पॉपुलेशन कितनी है, 7.5 लेना, 10 लेना या 15 लेना। फॉर सैलरी कंप्यूट करेंगे, सो बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, बोनस, फीस, कमीशन, आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, सारे अलाउंस वॉट एवर टैक्सेबल अलाउंसेस, नॉट एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, सब जोड़कर आप 7.5, 10 या 15 निकाल दोगे। एक बार वो निकला उसमें ये चीज और जोड़नी है, मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन में फर्नीचर की कॉस्ट और दे रखा होगा, जितने रुपए का फर्नीचर खरीदा। अगर एम्प्लॉयर का फर्नीचर है तो जोड़ेगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, बहुत ज्यादा। सर घर भी उसका फर्नीचर भी उसका, घर के लिए कंप्यूट करी सैलरी 7.5, 10, 15 किया, बट फर्नीचर किराए का है तो हायर चार्जेस जोड़ दिए। घर भी उसका फर्नीचर भी उसका, सैलरी कंप्यूट करी और 10% ऑफ ऑरिजिन, इसमें सैलरी का कोई मतलब नहीं उठा, फर्नीचर का सीधा 10%, फर्नीचर का सीधा 10%, फर्नीचर का सीधा 10%। अगर घर उसका है पर फर्नीचर किराए पर लिया है तो 7.5, 10 और 15 याद करा रहा हूं मैं आपको, 7.5, 10 और 15 वॉट एवर द कंडीशन, मतलब जिस तरीके की वो जगह पर रह रहा है जहां पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस हायर चार्जेस जो पेड या पेबल करने हैं एम्प्लॉयर को। दूसरा केस, घर मेरा फर्नीचर मेरा, वहां 7.5, 10, 15 और 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। घर मेरा फर्नीचर भाड़े का, 7.5, 10, 15 फर्नीचर का भाड़ा, बहुत बढ़िया। तीसरा केस, घर भी मेरा नहीं है फर्नीचर भी मेरा नहीं है, घर भी मेरा नहीं है फर्नीचर भी मेरा नहीं है, यानी रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर प्लस हायर चार्जेस। और चौथा केस, घर मेरा नहीं है पर फर्नीचर मेरा। सर हो तो गया ये, ऐसा नहीं हुआ, घर मेरा फर्नीचर मेरा, घर मेरा नहीं बट फर्नीचर मेरा है, फर्नीचर का 10% और घर के जो भी 7.5%। सर अगर पांचवा केस कि घर मेरा और फर्नीचर है ही नहीं तो पीछे जो पड़ा था वो जस्ट हो गया। क्लियर है मेरी बातें? जी सर समझ में आ रही है। यहां सिंपल हमने एक ही चीज पढ़ी है, फर्नीचर का 10% ले लेंगे या रेंट पेबल, विच एवर इज लोअर नहीं है। घर फर्नीचर आपका है, घर किसी का भी हो, आपका हो या भाड़े पर लिया हो, भाड़ा देते हो या 15% ऑफ सैलरी कुछ भी हो,
फर्नीचर के केस में 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर फर्नीचर आपका है तो। फर्नीचर नहीं है आपका तो हायर चार्जेस, लोअर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्त। फर्नीचर ईयर इंक्लूड्स रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, रेडियो, एयर कंडीशन, सब फर्नीचर, मतलब खाली लकड़ी वाला नहीं, वो फर्नीचर की दुकानों पर जो आजकल मिलने लगा है, जैन फर्नीचर हाउस देखा तो इलेक्ट्रॉनिक टीवी आइटम्स भी मिलने, सब कुछ। मतलब अब रूल इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सबके लिए रूल एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट हाउसेस में आप देख कर आए थे ना, वेल एकोमोडेशन में लाइसेंस फीस, यानी अगर गवर्नमेंट वाले हो लाइसेंस फीस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लाइक डेप्रिसिएशन, जितना आप टाइप का चार्ज करते हैं, बट WDV का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, SLM मेथड टाइप की चीज। और या फिर हायर चार्जेस, यानी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट लगेगा, भले ही आपने वैल्यू जो अकोमोडेशन की निकाली हो वो लाइसेंस फीस से निकाली है, या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों केस में से एक में चले हो, 7.5, 10, 15 और द रेंट पेड ऑफ दैट हाउस। चलिए सर, वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट, सिंपल सी बात है, इसमें भाड़ा कुछ ना कुछ उसको उससे मिल जाएगा, उससे सब बात समझना। वैल्यूएशन मेड इज द रेंट फ्री अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एंड द अमाउंट, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप इन तीनों चीजों से, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन एज यूजुअल जैसा हमने किया, लेस रेंट पेबल बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर फॉर द अबव फैसिलिटी। भैया हमने जब वैल्यूएशन किया पीछे वाले क्वेश्चन में 16,830, अगर हम एम्प्लॉय से 5,000 रुपए उसके ले रहे हैं तो 11,830, 10,000 ले रहे हैं 6,830, 2,000 ले रहे हैं 14,830, बस सिंपल सी बात है, टैक्सेबल जो पैसा एम्प्लॉय से ले रहे हो माइनस करना बनता है। तो अबव रूल ऑफ वैल्यूएशन शैल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल्सो, वह लाइसेंस फीस में से माइनस करा देंगे, बस इतना फर्क है। नेक्स्ट, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल, मतलब अगर आपका एम्प्लॉय आते ही उसको घर नहीं मिल पा रहा, या फिर थोड़े दिनों के लिए आ रहा है, वो 10-12 दिन के लिए आपके वर्क एट होम टाइप की चीज चल रही है आजकल, बट एम्प्लॉय को ऑफिस बुला रहे हैं और उसके होटल में उसे रुकवा दे रहे हैं हम लोग, या फिर नया एम्प्लॉय आया है उसे होटल में रुकवाए, कुछ दिन ट्रेन कर रहे हैं, उसके बाद कहीं और भेजना है, तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। उसके लिए सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट MCQ आ सकता है बेटा, इसको सैलरी वही जो आपने अभी पढ़ी थी। इन दिस केस वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, दो चीजें हैं यहां पर, कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं चलेगा कि 7.5, 10, 15, क्योंकि होटल हमारा नहीं है। होटल का मतलब ही क्या हुआ, अगर होटल ही हमारा है तो भैया तुम्हारी ही तो बिल्डिंग हुई, वो होटल हमारा नहीं। इस वाले केस में समझना, या तो आप होटल के चार्जेस पे कर रहे हो, लोअर लिया है, या 24% ऑफ सैलरी फॉर सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, मतलब वहां था 7.5, 10, 15। सर अभी बड़ी मुश्किल में तो वो याद हुआ था, आपने 10 बार बोला तब याद हुआ, वो पॉपुलेशन के साथ हमें 10 लाख, 10 लाख से 25 लाख, 25 लाख से ऊपर। अब ये होटल ले, होटल बेटा महंगी चीज होती है, महंगी होटल। एम्प्लॉय ऐसा तो नहीं गेस्ट हाउस में रुक जाएगा, ठीक है, चाचा जी लॉज में रुक जाएगा, वो चौधरी गेस्ट हाउस में, ऐसी जगह तो नहीं रुक सकता वो रेडिसन, ठीक है, JP, इस टाइप के होटल्स में रुकेगा, मोनार्क, इस टाइप के होटल। तो ऐसी जगहों पर 24% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, ज्यादा लिया जाएगा अभी। पर सर बड़ा अजीब सा है, 10, 20, 25, 30 रखते, 24 क्या, एक अलग सी चीज, एक अलग सी फीलिंग। होटल है ना वो, कुछ अलग सा याद रखने के लिए होटल दिमाग में रखो ना, एम्प्लॉय होटल में सो रहा है, होटल में गा रहा है, होटल में मौज ले रहा है, रिमोट दबाया, AC चला दिया, फोन अटेंडेंट को फोन किया, भाई 2 कॉफी लिया, मौज ले रहा है जिंदगी वो ज्यादा। या फिर एक्चुअल चार्जेस पेड, मतलब अगर आपका होटल मानो 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से भी चार्ज है, 5 स्टार टाइप की जगह है, और 15 दिन रह रहा है एम्प्लॉय, तो 75,000, और 25% ऑफ सैलरी के हिसाब से निकाला था वो, तो सर 15 दिन रह रहा है तो चार्ज ही नहीं करना चाहिए, हमने तो ये पढ़ा हुआ है। हाँ मैं आपको तभी तो बता रहा था, ये महीने वाले कॉन्सेप्ट में हो जाता है जब हम एम्प्लॉय को घर दे रहे हैं पर वो रहना नहीं चाह रहा। ऐसे केस में देखो, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सैटिस्फाइड देन नथिंग इज टैक्सेबल। क्या, सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग इन एग्रीगेट 15 दिन, 15 दिन से कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफर एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर ये ट्रांसफर के केस में कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों कंडीशन में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। बट वो एम्प्लॉय ही होटल में रहा है महीनों के हिसाब से, तो आप टैक्सेबल करोगे 24% ऑफ सैलरी। नई सी चीज है, मतलब अलग सी चीज है, इजीली 7.5, 10, 15 याद हो जा रहा है। 24% ऑफ सैलरी, होटल को दिमाग में स्टैंडर्ड फीलिंग आनी चाहिए एक, 24% ऑफ सैलरी। और एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल, MCQ टाइप का क्वेश्चन में DPP में डाला हुआ है, आप कर लेंगे। चलिए सर, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कार, मोटर कार, मोटर कार, मोटर कार, मोटर कार। सर ऐसा क्या चला रहे हो, अभी चलाओगे क्या? यहाँ पर बात सुनना मेरी ध्यान से, इस पर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। मोटर कार का केस क्या है बेटा, मोटर कार में बहुत सारी चीजें हैं, पहले थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लें हम लोग। एम्प्लॉयर ने आपको कार दी, कॉन्सेप्ट समझना, एम्प्लॉयर ने आपको कार दी कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, पर ऐसा पॉसिबल है कि 7 बजे आप ऑफिस से घर जा रहे हो और मैम बोले
कि आज हमें एक पार्टी में जाना है, तो हम लोग रुको रुको ओला कैब मंगा लेते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं। कार जो आपकी पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज हो रही है और ऑफिस पर्पस के लिए भी यूज हो रही है। इसका एक केस है। पॉइंट नंबर 2 मानो कि आपको ये वाली एक कार मिली हुई है ऑफिस पर्पस के लिए और 2 कारें मिली हुई हैं आपको पर्सनल। सर ऐसा क्या होता है? जब कंपनी को आप पर प्यार आ जाता है ना, जब कंपनी को आपसे दिल लग जाता है ना, जब कंपनी के लिए आप इतने इंपॉर्टेंट आइटम हो जाते हो ना, गूगल का CEO टाइप के सुंदर पिचाई जैसे भाई साहब जैसे, तो तब ऐसे केस में सर क्या करते हैं, जब कंपनी आपके लिए खूब दिल खोलकर प्यार बरसाती है, वो प्यार कार के रूप में बरसाती है, वो बार बार बरसाती है, वो बरसाती ही जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि 4 केस होते हैं। कार आपकी भी हो सकती है, एम्प्लॉय उसका, कार आपकी एम्प्लॉय की मानो, और कंपनी उसका रिपेयर मेंटेनेंस कराती है। रिपेयर मेंटेनेंस मतलब पेट्रोल डलवाना, सर्विस चार्ज कराना, सर्विसेज कराना, व्हाटएवर द खर्चा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और कार एम्प्लॉयर की हो सकती है, हम चला सकते हैं उसमें रिपेयर मेंटेनेंस, वो भी करा सकते हैं और हम भी करा सकते हैं। सारे केसेस धीरे धीरे समझेंगे प्यार से, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ये कार किसकी है? एग्जांपल के लिए सिंपल मैं यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम एक्स नहीं, एक्स लिमिटेड डाल रहा हूँ। मेरी एक्स ने कोई कंपनी खोल ली है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। मैंने बोला था कि मेरे संग पार्टनरशिप कर लो, उन्होंने बोला नहीं, मैं तो तुम्हें थोड़ी दिन छोड़कर जाऊंगी, थोड़े दिन के लिए छोड़कर जाऊंगी और अपनी एक कंपनी खोलूंगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि मैं 4-5 CS को हायर करूंगी और समझ सकते हो आप फिर क्या करूंगी। यूज्ड बाय एम्प्लॉय मतलब कुल मिलाए कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। यूज्ड बाय एम्प्लॉय फॉर ऑफिस पर्पस, नॉट अ परक्विजिट, नॉट एप्लीकेबल। यानी एम्प्लॉय इतना ईमानदार है, या तो उसकी वाइफ नहीं है जो जिद्द करे कि सर हमें शाम को पार्टी में जाना है इस वाली कार से, हम ओला कैब मंगा रहा है, या फिर है ही नहीं है भाई साहब के पास, या तो जिद्दी नहीं है या फिर है नहीं है। है नहीं है तो क्या हुआ, एम्प्लॉय ने अपनी कार रखी, फिर ऑटो से घूम रहा है, साइकिल से घूम रहा है, बाइक से घूम रहा है, बट वो कार यूज नहीं कर रहा कंपनी की। यानी इस केस में सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए, या फिर मानो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सर ऑफिस से जब घर गए तो ऑफिस की पार्किंग में लगा दी, उसके बाद निकाल ही नहीं सकते सुबह तक, कुछ भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो ऑफिस के लिए यूज कर रहा है, ऐसा होता नहीं है। बट अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है फुल्ली, बेटा कार किसकी? एक्स लिमिटेड की। आप कौन है? आपका नाम है मिस्टर वाई, आपका नाम है मिस्टर वाई। सर अजीब सी XY की जोड़ी बचपन से है, कुछ नाम चेंज करो। कर नहीं सकता मैं यार। पर्सनल पर्पस के लिए ऐसे में M1+D2। सर M1+D2 क्या है? सर इसमें मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन दोनों चीजें आएंगी, मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन दोनों चीजें आएंगी। बट अगर बोथ पर्पस के लिए कर रहा है, यानी कार एम्प्लॉयर की है, आप उससे ऑफिस भी आते जाते हो और आप उससे आंटी जी को, भाभी जी को भी लेकर जाते हो, बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ते हुए फिर ऑफिस जाते हो, फिर दिन में लंच खाने आते हो और ऑफिस से वो बच्चों को स्कूल से लेते हुए आते हो, मतलब फुल्ली दोनों पर्पस से यूज हो रही है। तो ऐसे केस में क्योंकि कार उसकी है, कार किनकी है? कार किनकी है? सर एम्प्लॉयर की, एक्स लिमिटेड की। तो 1800 और 2400 पर मंथ आपके केस में टैक्सेबल हो जाएंगे। 1800 और 2400 बड़ा मजेदार सी चीज है भाई। 1800 रुपये महीना टैक्सेबल कराओ, 21,600 रुपये सिर्फ, और उसमें सब खर्चे कौन झेल रहा है? एम्प्लॉयर, एक्स लिमिटेड, क्योंकि उसको आप पर बहुत प्यार आ गया, कंपनी को प्यार तो था ही ना हमसे, तभी तो एक्स लिमिटेड बनी थी हमारी। चलिए सर, अगर कार एम्प्लॉयर ओन कर रहा है पर खर्चे कौन करा रहा है? एम्प्लॉय। यानी यहां कार भी एम्प्लॉयर की थी और खर्चे भी एम्प्लॉय करा रहा है, इसलिए आपके खाते में कुछ ना कुछ टैक्सेबल हो रहा था। फीलिंग समझना बेटा, अगर कार उनकी, खर्चे वो कर रहे हैं और हम उन्हीं के लिए यूज कर रहे हैं, कार उनकी, खर्चे उनके और उन्हीं के लिए यूज कर रहे हैं, कार उनकी, खर्चे उनके, हम उन्हीं के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब सुबह आ रहे हैं, एक्स लिमिटेड की शक्ल देख रहे हैं, हे मिस एक्स कैसी हैं आप? आई एम वेरी फाइन, चुपचाप अपना काम करो, और कार घर से बाहर फिर पार्किंग में लगा देना, लॉक लगा देना, सुबह जब ऑफिस आओगे तभी मिलेगी। मैं कहा ठीक है, नहीं परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो भैया उन्होंने कहा तुम तो मॉल ले रहे हो कार से, ऑफिस तो आ ही नहीं रहे हो तुम, ये कार तो तुम ऑफिस पैदल पैदल आ रहे हो तुम ऑफिस पैदल आ रहे हो क्योंकि घर के पास ही है, और कार से तुम दुनिया की हीरोइनों को घुमा रहे हो। M1+D2, M1D2 क्या भी नीचे देखिए, मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब जितना खर्चा एम्प्लॉयर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल रहा होगा कहीं ना कहीं, जस्ट एन एग्जांपल, उतना आपके खाते में टैक्सेबल होता है एज एन इनकम। तीसरा केस, क्योंकि दोनों पर्पस से यूज हो रही है, तो इसमें एक लिमिट गवर्नमेंट ने बोल दिया 1800 और 2400। सर 1800 2400 क्यों? छोटी कार बड़ी कार, छोटी कार बड़ी कार, छोटी कार बड़ी कार, 1800 और 2400। अब कार तो एम्प्लॉयर की है, कार तो एक्स लिमिटेड की है, बट हमने कहा सुन, कार तेरी तो बेकार हम भी नहीं, बेकार मतलब बेकार, बिना कार वाला नहीं,
कार अगर तेरी तो बेकार हम भी नहीं, तू हमें कार देगी हम इसका खर्चा देंगे, तू हमें कार देगी हम इसका पेट्रोल भरवाएंगे, या नहीं, ताकि हम क्राइम पेट्रोल ना कर बैठे। तो एम्प्लॉय जो है खर्चे देख रहा है, तो ऑफिस पर्पस के लिए नॉट अ परक्विजिट। वाह भाई वाह, कार उनकी, खर्चे हम करें, ऑफिस लाएं, ऑफिस ले जाए और फिर घर पर छोड़ जाएं, मतलब हम उससे घर की सब्जी नहीं ला सकते, उसके लिए हम ओला कैब मंगा रहे हैं। नॉट अ परक्विजिट, नॉट एप्लीकेबल, ऐसा कभी होगा, पर एक्स लिमिटेड भी तो हमारी है एक्स भी तो हमारी है। पर्सनल पर्पस होगा तो डेप्रिसिएशन होगा सर। डेप्रिसिएशन क्यों? क्योंकि देखो कार उनकी और खर्चे आप करो, तो एम मेंटेनेंस का खर्चा क्यों जाएगा? कॉन्सेप्ट समझो, कार उनकी है, चला मैं रहा हूं, पेट्रोल मैं भरा रहा हूं, रिपेयर मैं करा रहा हूं, तो जो वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी, क्योंकि कार उनकी ओनर है, ओनर तो वो है, तो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी, उधर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी इधर। आज भी हमारे बीच कुछ रिश्ता है, डेप क्लेम तुम करती हो, भुगतना हमको पड़ता है ठीक है। बोथ पर्पस 600 और 900 सर, ऐसा क्यों? लिमिट घटा दी, तो खर्चे आप झेल रहे हो ना मेंटेनेंस के, तो लिमिट घटा दी सर, याद नहीं रहेगा। देखो 1800 का 1/3 600, अब ऐसे जुगाड़ बन नहीं रही है, ठीक है, बट बनानी पड़ेगी। 600 और 900 सारी चीजें 3 की टेबल में आती हैं। देखो कार अगर उनके खर्चे वो झेल रही हैं तो टैक्सेबिलिटी ज्यादा 1824 से याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू के जरिए याद हो जाएगा। और कार अगर उनकी और खर्चे हम झेल रहे हैं तो 600 और 900, क्योंकि बहुत पर्पस। लास्ट, कार एम्प्लॉय की है, वाह बेटा वाह, तूने भले ही कंपनी बना लियो पर कार हमारी है, बिना कार वाली तुम्हारी है, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास कोई कार नहीं है, कार हमारी है, यानी यहां पर कार किसकी है बेटा? वाई की। खर्चे कौन झेल रही है? एक्स लिमिटेड। खर्चे कौन झेल रही है? उन्होंने कहा देखो पिछली बार कार मेरी थी ना, तो खर्चे तू झेलता था, तू तड़ाक पे आ गई एकदम प्यार में, कार तुम्हारी थी ना, वो कार मेरी थी ना, खर्चे तू झेलता था, आज कार तेरी है, चल पेट्रोल में डला देती हूँ, डाला, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस पर्पस नॉट अ पर्पस, जरूरत नहीं थी लिखने की भाई ऑफिस पर्पस, अगर फुल्ली ऑफिस पर्पस है, कार मेरी हो, कार उसकी हो, खर्चे मैं झेल रहा हूँ, खर्चे वो झेल रही हो, नॉट अ पर्पस, हो ही नहीं सकता, प्यार मोहब्बत वाली बात है, ऑफिस में काम चल रहा है अरे ऑफिस ही ऑफिस का काम चल रहा है। पर्सनल पर्पस है तो मेंटेनेंस टैक्सेबल होगा, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय जो भी खर्चे ये कर रही है, तो कार इसकी है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन कहां से क्लेम कर लेगी? कार इसकी नहीं है, कार इसकी है क्या? नहीं है सर, कार इसकी नहीं है, तो ये डेप क्लेम कर लेगी? नहीं, तो डेप नहीं आएगा, मेंटेनेंस खर्चे आएंगे, करेगी वो भुगतेंगे हम, करेगी वो भुगतेंगे हम, मतलब ऑन एन एवरेज ऐसा लग रहा है हमारे ही खर्चे हो रहे हैं, जेब से उसकी जा रहे हैं, बस टैक्सेबिलिटी हमारे यहाँ आ रही है, बहुत बढ़िया। बोथ पर्पस, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस बाय, जो पहले तुम्हारे खाते में टैक्सेबल होता था आज उसे घटा दिया जाएगा, जो पहले तुम्हारे खाते में टैक्सेबल होता था, कब? बोथ पर्पस, जब आप ऑफिस और घर, यानी सर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर ऑफिस पर्पस से है, कार उनकी हो हमारी हो, खर्चे वो करें हम करें, नॉट अ पर्पस। बट अगर पर्सनल पर्पस की है, कार उनकी, मजे हम ले रहे हैं जिंदगी के, 1800-2400, कार हमारी, खर्चे वो कर रहे हैं 600-900, और नहीं कार उनकी और खर्चे हम कर रहे हैं 600-900, और अगर कार उनकी, कार हमारी और खर्चे वो कर रहे हैं तो 1800 और 2400। फर्दर डिडक्शन ऑफ 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर एट अ हायर डिडक्शन इन प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये जो 900 रुपए की कहानी और ऐड होनी है या लेस होनी है उसको हम देख लेंगे अभी। वो क्या चीज़ है, अगर कार के संग ड्राइवर भी मिलता है तो 900 रुपये पर मंथ, ये 1800, 2400, 600, 900 का चक्कर क्या है? देखो 1.6 लीटर की या 1600 सीसी की कार होगी तो आपके केस में 1800 या 600 या फिर उतना ही घटाए जाएंगे। देखो आपके खाते में टैक्सेबल ही वाला अमाउंट कब किया जा रहा है? जब कार उनकी है और खर्चे भी वही कर रहे हो, कार बोथ पर्पस से यूज हो रही है, यानी कुछ ना कुछ आप भी उसको यूज कर रहे हो, भाभी जी को सब्जी दिला रहे हो, बच्चों को स्कूल से ला रहे हो और संग में ऑफिस भी जा रहे हो, तो ऐसे केस में 1800-2400 टैक्सेबल कराओ, मौज लो जिंदगी की, कार उनकी खर्चे ही वो कर रहे हैं। लास्ट वाला केस क्या है? 1800-2400 माइनस कब होंगे? जब कार उनकी, कार हमारी और खर्चे वो कर रहे हैं, तो भैया आप डेप तो क्लेम कर ही नहीं सकते, सिर्फ मेंटेनेंस खर्चे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय 1800 और 2400, जो पहले टैक्सेबिलिटी आती थी वो माइनस हो जाएगा। M बराबर मेंटेनेंस कॉस्ट, D बराबर डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार, हाउएवर द कार इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर देन एक्चुअल हायर चार्जेस। अगर मानो कार भी उनकी नहीं और हमारी भी नहीं है, कार उनकी भी नहीं और हमारी भी नहीं, उन्होंने एक एजेंसी से ले रखी है कॉन्ट्रैक्ट पर और हमें दे रखी है, ऐसा होता है क्या सर? हाँ होता है, कार भी मिलती है किराए पर, ठीक है, तुम कभी मांग कर तो देखो क्या क्या नहीं मिलता किराए पर। तो कार भी उनकी और कार उनकी नहीं है तो हायर चार्जेस, कार उनकी तो 10% ऑफ डेप्रिसिएशन। 2400 पर मंथ इन केस ऑफ हायर कैपेसिटी है। यहाँ पर क्या हो गया भैया इसको, यार पिछली बार भी ये दिक्कत हुई थी,
1600 सीसी या 16 लीटर। एट 800 का नाम सुना तुमने, 796 सीसी का इंजन होता है, उसी टाइप की 1600 सीसी कार, मतलब बड़ी कार। और उससे नीचे की होगी तो 16 सीसी से कम की होगी तो 1800 पर मंथ। सेम 900 पर मंथ इन केस ऑफ हायर कैपेसिटी कार एंड 600 पर मंथ लोअर कैपेसिटी। ये 600 और 900 वाला कॉन्सेप्ट कब एक बार देख लेते। 900 और 600 कब लग रहा होगा तुम्हारे ऊपर, कब आ रहा होगा बोझ, जब तुम खर्चा कोई ना कोई झेल रहे होगे। देखो जरा कौन सा खर्चा है सर, इस केस में रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा हम झेल रहे हैं। इस केस में रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, कार इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा हम झेल रहे हैं, तो टैक्सेबिलिटी कम आएगी हमारे ऊपर, और खर्चा वो झेल रही तो टैक्सेबिलिटी ज्यादा आएगी। हायर कैपेसिटी कार मींस अ कार हुज क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन एक्सीड 1.6 लीटर, यही लिखा हुआ है वहां पर, हायर कैपेसिटी ऑफ कार, ये जो है ना चीज 16 सीसी 1.6 लीटर। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर क्लेमिंग हायर डिडक्शन। नेक्स्ट, द एम्प्लॉयर हैज मेंटेन्ड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ जर्नी। भैया इसको बताना पड़ेगा कब कितने किलोमीटर तुम ऑफिस के लिए गए, क्या माइलेज दे रहा था, कितने का पेट्रोल डलवाया, सारी चीजें। अगर खर्चा तू कर रहा है तब भी, और खर्चा ऑफिस के पर्पज से हो रहा है तब भी। The employer gives the certificate to the effect that the expenditure has been only and exclusively for the purpose of office। अगर तुझे परक्विजिट टैक्सेबल नहीं करानी तो तुझे पूरा बताना पड़ेगा। घर से ऑफिस 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर आना 20 किलोमीटर जाना। अगर महीने में 25 दिन ही कार चली है, 4 दिन संडे की छुट्टी थी और एक दिन कोई गांधी जयंती दशहरा पड़ गया था, तो महीने में जितने दिन भी चली है उसी हिसाब से तुझे मेंटेनेंस करने पे 40 × 25 1000 किलोमीटर तेरी कार चली है, इससे इस दिन तक तो किसी भी तरीके से करा। पेट्रोल से रसीद ले ले, मीटर की फोटो खींच ले, वीडियो बना ले, जो भी तुझे करना है, मतलब सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ड्राइवर अगर तुम्हें मिलेगा इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, देन सैलरी ऑफ द शॉफर इज फर्दर एडेड टू, जैसे 900 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी और ऐड हो जाएगी, रेस्पेक्टिव ऑफ हायर और लोअर। चाहे कार छोटी हो या बड़ी हो, ड्राइवर तो एक ही सीट पर बैठ के चलाएगा, ठीक है, और उसी तरह चलाएगा जैसे चलनी। वो एवरेज का कॉन्सेप्ट है, इसलिए 2400 और 1800 करते हैं हम लोग। बड़ी कार पर 2400, छोटे पर 1800, बड़ी कार पर 900, छोटी पर 600, और बड़ी कार पर 1800 2400 माइनस हो जाएगा कब, जब आपकी कार आपकी है और खर्चा वो बियर कर रहे हैं। तो आई होप कार वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया, और अब आप बेकार नहीं होगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर। इफ मोटर कार इज प्रोवाइडेड एज कंसेशन देन चार्जेस पेड, जो भी चार्जेस देगा जैसे घर के केस में वो माइनस कर देंगे। मानो 500 रुपये पर मंथ आपके कट रहे हैं हर महीने, तो 1800 चार्ज कर रहे थे, 500 माइनस 1300, 2400 चार्ज कर रहे थे, 500 माइनस 1900, मेंटेनेंस प्लस डेप्रेशन चार्ज कर रहे थे, दोनों प्लस जोड़कर माइनस कर देंगे। द वर्ड मंथ डिनोट्स कंप्लीटेड मंथ, एनी पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी इग्नोर्ड, मतलब 12 दिन 13 दिन को हटा दिया जाएगा। व्हेन मोर देन वन कार इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज अदरवाइज देन ओनली एंड एक्सक्लूसिव फॉर ऑफिस पर्पस, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर वन कार शैल बी टेकन एज कार इज प्रोवाइड पार्टली फॉर ऑफिस एंड पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस। 1800 और 2400 पर मंथ प्लस शॉपर इफ प्रोवाइडेड, यानी एक कार को छोड़कर बाकी की कार आपकी पार्टली ऑफिस पार्टली शैल बी कैलकुलेटेड एज कार इज प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट पर्पस। यानी अगर एक कार से ज़्यादा है तो एक आपकी ऑफिस और पार्टली, एक आपकी ऑफिस और पर्सनल वाली मानी जाएगी, बाकी सारी गाड़ियाँ आपकी पर्सनल पर्पस मानी जाएंगी। कन्वेंस फैसिलिटी तो जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तो हमेशा इज्जत दी गई है, सलाम किया गया है, क्योंकि पढ़ाई बहुत करते हैं लोग। यूज ऑफ एनी व्हीकल प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय फॉर जर्नी फ्रॉम रेजिडेंस टू वर्क प्लेस और वाइस वर्सा इज नॉट ए टैक्सेबल पर्सन। पूरा सुन लो, यूज ऑफ एनी व्हीकल प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय फॉर जर्नी फ्रॉम रेजिडेंस टू वर्क प्लेस और वाइस वर्सा इज नॉट ए टैक्सेबल। जब बताने की जरूरत कहती है, ऑफिस की बात कर रहा है, ये ऑफिशियल पर्पस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल अदर देन मोटर कार। मतलब अगर इनके पास कोई अदर घोड़ा गाड़ी है तो क्या होगा, यानी टैक्सेबिलिटी अदर देन मोटर कार। तो सर इसमें केस में क्या होगा, ओन्ड बाई और मेंटेन्ड बाई एम्प्लॉयर, मतलब कार भी किसकी है, एक्स लिमिटेड की, और खर्चा भी कौन झेल रहा है, एक्स लिमिटेड। कार नहीं बोल सकते ना, अदर व्हीकल, कोई भी चीज़ ले लो, कार नहीं होनी चाहिए वो 16 सीसी वाली, यानी व्हीकल ओन्ड एंड मेंटेन, वैसे ऊपर लिखा हुआ है। सेम ऑफिस पर्पस नॉट टैक्सेबल, नॉट एप्लीकेबल। पर्सनल पर्पस एक्चुअल मेंटेनेंस प्लस डेप्रेशन एट द रेट 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। अभी पढ़ कर आए यार, क्या है बहुत पड़ता है। रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ मेंटेनेंस प्लस रीजनेबल प्रोपोर्शन क्या मतलब, जितना ऑफिस के लिए हो रहा उतना ऑफिस के लिए, और जितना घर के लिए हो रहा उतना घर के लिए, प्रोपोर्शनल लगा लो। यहाँ कॉन्सेप्ट 1800 2400 600 900 वाला नहीं है। ऑफिस पर्पस के लिए अगेन नील, चाहे कार उनकी हो या कार हमारी हो, और कार बोल क्यों रहा हूं मैं, अदर व्हीकल यार, पर्सनल अदर व्हीकल क्या, बस होगा, ट्रक होगा, टैक्सी होगी। एक्चुअल मेंटेनेंस
taxable to all employees. Both expenditure incurred by the employer is reduced by the 900 per month or is reduced by higher sum of prescribed condition as discussed in case of car facilities are satisfied. मतलब इस केस में 900 पर मंथ को आपको क्या कर दिया जाएगा माइनस, किस केस में, जब मेंटेनेंस कौन कर रहा है उसका, एम्प्लॉय, यानी 600 का कॉन्सेप्ट नहीं, 900 का सीधे यहाँ पर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। ओ माय गॉड, आपको एक घर के लिए, कामकाज के लिए हेल्पर, घर के कामकाज के लिए, ऑफिस वाला नहीं है, घर के हेल्पर नहीं है, डोमेस्टिक सर्वेंट। ऐसे केस में क्या होगा, सर्वेंट अपॉइंटेड किसने किया सर, एम्प्लॉयर ने, तो ऐसा क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय इज टैक्सेबल एट, और सर्वेंट अगर एम्प्लॉय ने किया है तो भी, मतलब दोनों ही केस में भैया टैक्सेबिलिटी आनी ही आनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है सर। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी, यानी गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी, ऐसे केस में क्या हो सकता है सर, ऐसे केस में अगेन भैया फैसिलिटी किसके नाम में है, ठीक है, कनेक्शन किसके नाम में है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, अगर उसके यहाँ बन रहा है गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, सर गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर कम बनता है, अरे गैस की कंपनी में गैस नहीं बनेगी तो क्या बनेगी, गैस सिलेंडर भरते हैं या नहीं भरते, अब वो उसकी पाइपलाइन आपके यहाँ भी आ रही हो या सिलेंडर आ रहा हो तो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है मानो, तो परक्विजिट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, प्राइस इज पेड टू सच एजेंसी, पैसे क्या देते हैं, ये टैक्सेबल होगा ऑल एम्प्लॉयज और स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के। गैस कनेक्शन किसके नाम पर है, इससे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, वेयर द एम्प्लॉयज इज पेइंग एनी अमाउंट फॉर सच फैसिलिटीज, तो माइनस कर दिया जाएगा, कितनी बार बताओगे, छोटी सी वो है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लेकर बात भी करी थी 1000 रुपए वाली, सेम चीज दोबारा आने वाली है। अगर एजुकेशन एम्प्लॉय की हो रही है, मतलब मानो एम्प्लॉय बीटेक कर कंपनी में लग गया और एम्प्लॉय को एमबीए करा रही है कंपनी अपने खर्चे से, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये वो इंडिया है जो सीधे विदेश जाने वाला है, उनको टेक ओवर करना है, नॉट टैक्सेबल। फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए कोई कितना भी पढ़ सकता है, तो ऐसे बच्चे को बोलते हैं ना, तो बड़ा मन लगा कर पढ़, जितना पढ़ना है, खर्चे की टेंशन मत ले, हम बैठे हैं, पापा मम्मी बोलते हैं ना हम लोगों से, ऐसा कई बार बोलते हैं शायद, जी सर बोलते हैं, पर हम लोग उतना पढ़ नहीं पाते, इतना हमारे ऊपर वो भरोसा करते हैं। फैसिलिटी प्रोवाइड टू फैमिली मेंबर, इस केस में टेंशन हो जाएगी क्या टेंशन होगी, देखो अगर फैमिली मेंबर में कोई और है, बच्चे के अलावा, बच्चे जैसे हम, हमारे मम्मी पापा हमसे बोलते खूब मन लगा के पढ़, आपके मम्मी पापा मेरे तो बोलना छोड़ दिया मुझसे ऐसा कि तू खूब मन लगा के पढ़, ये बोलते खूब मन लगा के पढ़ा, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बना, ठीक है, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू रातों को जग दिन में दौड़। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हो उसके स्कूल में, एम्प्लॉयर के केस में, तो ऐसे केस में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इज सब्जेक्ट टू एन एग्जेम्पशन ऑफ 1000 पर मंथ पर चाइल्ड शैल बी टैक्सेबल। यानी 1000 पर मंथ पर चाइल्ड का मतलब क्या है सर, अगर आपके खर्चा एम्प्लॉयर का 1000 से ऊपर हो रहा है तो टैक्सेबल है, अदरवाइज 1000 रुपये तक कोई टैक्सेबल नहीं है। यानी लिखना बोल के एक्सीड करेगा तो टैक्सेबल, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं है। अदर फैमिली मेंबर के में भैया जो भी है सिमिलर इंस्टीट्यूशन वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब आपके एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रहा है मानो बच्चा, आपका है तो कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपये तक फीस है, तो 1000 से ऊपर टैक्सेबिलिटी पूरी, माइनस करके राजा नहीं। अगर अदर फैमिली मेंबर कोई पढ़ रहा है, भतीजा, बुआ का बेटा, मामा भांजा, कोई भी पढ़ रहा है आपका अदर फैमिली मेंबर उसी स्कूल में, तो जो भी भले ही फ्री पढ़ रहा है उसमें स्कूल में आपकी वजह से, तो आप उसमें टैक्सेबल करा दोगे। इन एन इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर में क्या होगा कि भैया जो भी कॉस्ट लग रही होगी उसकी एजुकेशन की, और नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो आसपास क्या माहौल चल रहा है। Reimbursement of educational expenditure, actual reimbursement shall be taxable, such reimbursement of tuition fees shall also be taxable in the hands of central government employee। यानी भले आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो अभी इस केस में आपको परक्विजिट एग्जेम्प्ट नहीं होगी। एजुकेशन को लेकर सिंपल सा कहता है 1000 रुपये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, 1000 से नीचे तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। आपके लिए एम्प्लॉय के लिए कोई भी तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं, हजारों क्या लाखों खर्च हो जाए। रिलेटिव कोई पढ़ रहा है आपका, अदर फैमिली मेंबर पढ़ रहा है, सिस्टर पढ़ रही है, बहन पढ़ रही है, भाई पढ़ रहा है, छोटा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए आपका, मेरा बच्चा दो और ठीक है। चलिए सर, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट, यानी आपको आपके गाड़ी में, सर अभी तो कार पढ़ के रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट, हाँ ट्रांसपोर्ट है। द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इफ एम्प्लॉयर इज एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्ट, खुद का ही बिजनेस है उसका, टूर एंड ट्रेवल्स, राम भरोसे ढाबे पर बस खड़ी है इनकी, टूर एंड ट्रेवल्स, अमाउंट चार्ज फ्रॉम पब्लिक फॉर सच फैसिलिटीज टैक्सेबल। जितना पैसा वो बाहर वालों से टैक्सेबल चार्ज करता है उतना आपके खाते में टैक्सेबल कर देगा। मतलब आपको फ्री घुमा रहा है क्योंकि बस आपकी है, चला आप रहे हो। सर ड्राइवर, हाँ
कुछ ऐसा। आप उसी कंपनी में काम करते हो और आपको फ्री घुमा रहा हो तो उस केस में आपको टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। अदर कोई केस होगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर फॉर सच फैसिलिटीज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, जितना खर्चा एम्प्लॉयर की जेब से हुआ। ऐसी चीजों में कोई 1800, 2400, 900, 600 का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। बस मेरी है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री घुमा रहा हूं तो जितना पैसा बाहर वालों से चार्ज कर रहा हूं उतना टैक्सेबल कर दूंगा तेरे खाते में। पर बस मेरी नहीं है, मुझे नहीं पता, पर जितना खर्चा मैं कर रहा हूं बाहर वाले को दे रहा हूं तुझे घुमाने के लिए, उतना टैक्सेबल कर दूंगा, टेंशन खत्म। इन केस अबव फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज ऑफ रेलवेज एंड एयरलाइंस नथिंग शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। क्यों? क्योंकि पास है, फ्री है। पास मतलब वो नहीं जो सीएस में पास होने वाले हो आप, पास मतलब पास मिलता है इनको, इसके जरिए गेट पास। एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर सच फैसिलिटी शैल बी रिड्यूस। अगर आप 1000 रुपए का उसे टूर ट्रैवल करा रहे हो और 500 रुपए उससे ले रहे हो, सिर्फ 500 टैक्सेबल होंगे। छोटी छोटी सी बातें, इन पर दिमाग मार कर रटने की कॉन्सेप्ट नहीं है। जो खर्चा वो करेगा एम्प्लॉयर, अगर खुद उस चीज को, वो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है औरों को, तो पैसा टैक्सेबल करा लो जितना वो औरों से चार्ज कर रहा है। खुद नहीं कर रहा पर जितना पैसा वो किसी को दे रहा है उतना चार्ज करा लो। जी सर। कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस नॉट टैक्सेबल। बार बार बोल रहा भैया, वो तो पीछे ही पढ़कर आए थे हम कार वाले केस में, अदर मोटर व्हीकल वाले केस में। वैल्यूएशन ऑफ परक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, इस पर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। कैसे? कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है, छोटू सा लोन दिया 15,000 रुपए का, 18,000 रुपए का, 20,000 रुपए, तो कोई दिक्कत नहीं, बट इससे ऊपर का लोन दिया और कंसेशनल रेट पर दिया है, या तो उसकी ब्याज नहीं ले रहा है या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी एसबीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम ले रहा है, तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ले रहा है उतना परक्विजिट टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि तेरे को लोन हमने दिया है, तेरे को हमारी वजह से फायदा हो रहा है। ये बेटा एडवांस सैलरी नहीं है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी है, यानी सैलरी एज अ लोन है या लोन है, सिंपल, इसका नाम ही लोन है। ऐसे केस में क्या होगा? परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशन, दोनों चीज बेटा। इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब ऐसा लोन, मानो लोन का अमाउंट 1 लाख रुपए का और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है, तो 8% 1 लाख रुपए का 8,000 रुपए आपके खाते में टैक्सेबल हो जाएगा अगर आप एम्प्लॉय है इस फर्म के और आपने लोन लिया इस फर्म से। ऑफ इंटरेस्ट टू the employee or any member of his household by the employer or any person on his behalf is not taxable if aggregate amount of loan given by the employer। मतलब ऐसा नहीं टैक्सेबल नहीं होगा, सब टैक्सेबल होगा अगर उसने अपनी 20,000 की लिमिट पार नहीं करी। सर कितनी चीजें याद करें हम बेटा, आप याद नहीं करोगे तो भूल जाओ आप एग्जाम पास कर पाओगे, सिंपल सी बात बोलता हूं मैं तो कहते हैं ऐसे हजारों लोग बैठे हुए हैं जो आपके सीएस बनने का इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे हजारों लोग बैठे हुए हैं जो आपके फेल होने का भी इंतजार कर रहे हैं अपनी खुशियां मनाने के लिए। तो आप किन को मौका देना चाहते हो? उनको जो इंतजार कर रहे हैं हजारों लोग आपके, भले ही वो 1000 नहीं 4 हो, पर उन 4 लोगों को खुशी देना चाहते हो या उन हजारों लोगों को मौका देना चाहते हो कुछ बोलने का? ये छोटी सी बात है पर आपको समझ में आ गई होगी। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सच परक्विजिट शैल बी डिटरमाइंड एज पर द रेट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर चार्ज बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल सी बात है। आपने, आपके एम्प्लॉयर ने, अरे यार एम्प्लॉयर के बाद घर को बना दिया मैंने, आपके प्यारे से एम्प्लॉय ने, भोली सी शक्ल वाले एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया। आपके एम्प्लॉयर का नाम है एक्स, ये आपकी ही एक्स है, ठीक है, और आप हो वाई जो आज भी इसको याद करते हो, और आपने ऐसे बोला भैया लोन दे दे हमें 5 लाख का, हमें पता चला जब से तूने हमें छोड़ा है तेरे तो दिन बदल गए। और इसने बोला कि चल तूने बहुत बर्गर पेटीज खिलाई है मुझे सस्ती वाली, उसी बात में मैं तुझसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, लोन पर कोई ब्याज नहीं लेती हूँ क्योंकि जिनके लिए तू लोन ले रहा है शायद वो मेरे बच्चे होते, थोड़े अच्छे होते, दिल के थोड़े सच्चे होते, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 लाख का अगर एसबीआई उस पर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है तो 5 लाख का 9% 45,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं बदला ले लिया किसने? आपके एक्स ने आपसे, आपकी एम्प्लॉयर बनकर बदला लिया, पहले तो आपकी मालिक बन गई, वो मालिकाना हक जताने लगी, ऊपर से लोन देकर आपसे बदला लिया उसने। किस तरह? 5 लाख का 9%। बट आप भी खुददार इंसान हो, आपने बोला देख भीख हम किसी की लेते नहीं, 5% तुझे ब्याज देते हैं 25,000, तो ब्याज बनती है 45। अगर फ्री में देते हो, टैक्स फ्री लोन है तो 45 पूरा चार्जेबल, अदरवाइज 20,000 टैक्सेबल। ये इंटरेस्ट फ्री लोन का कॉन्सेप्ट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आते हैं इन पर, इसलिए मैं करा रहा हूं। चलिए सर, लोन इज गिवन टू एम्प्लॉयर और मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट नॉट अ टैक्सेबल पर्पस। सर ऐसा भी होता? हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। या एग्रीगेट लोन अमाउंट ऑफ ₹20,000 नॉट अ टैक्सेबल पर्पस, नोट नहीं है बेटा, नॉट अ टैक्सेबल पर्पस। अदर पर्पस इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 तो एसबीआई रेट ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस लेस इंटरेस्ट पेड इज टैक्सेबल। अभी पीछे बताकर आया हूं मैं, सेम कॉन्सेप्ट। चलिए सर, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन द मैक्सिमम, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने इसलिए डाल दिया इसको क्योंकि इस पर आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इंटरेस्ट फ्री लोन कंसेशन रेट क्या होता है,
तो एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए डाल दिया। लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट नथिंग इज टैक्सेबल इफ लोन इज गिवन, सेम चीज़ है वो जो मैंने चार्ट्स में लिखी है वो यहाँ पर। एनी इंटरेस्ट जो है रिड्यूस कर दिया जाएगा फ्रॉम द कंप्यूटर वेल्थ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द एम्प्लॉयर इज हायर देन द अबव रेट, नथिंग इज टैक्सेबल एज पर। ज़्यादा ले रहा है दुनिया, एसबीआई 9 ले रही है पर वो 12%, अब उसे लगा मेरी एक्स है जल्दी लोन दे रही है, आज भी मुझ पर भरोसा करती है जैसे पहले करती थी, तो ऐसे में कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। तो नोट है बेसिकली, बेसिक पढ़ना है आपको, मेन काम की चीज़। ट्रैवलिंग टूरिंग हॉलीडे होम एक्सपेंडिचर, वाह भाई वाह सर, अभी तो घुमाने ले गया था मैं, अभी लोकल में घुमा रहा था आपको, अब बाहर घुमाएगा दुनिया में। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग टूरिंग हॉलीडे होम और एनी अदर एक्सपेंसेस पेड फॉर और मोर बाय रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी हॉलीडे अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एज पर द फॉलोइंग टेबल। यानी सिंपल सी बात है, आपको घुमा रहा है खूब, अरे वैसे नहीं रियल में घुमा रहा है, वो वादियां दिखा रहा है, नैनीताल की सैर करा रहा है, झुमरी तलैया घुमा रहा है, तो इस केस में क्या होगा देखो। टी स्नैक्स अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स इंक्लूडिंग व्हाट है, भाई ये कहां से आ गया ये क्या हो रहा है भैया, कुछ गायब है यार, भाई फॉलोइंग टेबल ही गायब कर दी इन्होंने, कोई बात नहीं। अगर यहां पर रेलवे फैसिलिटी है बेटा, तो एसी क्लास तक कोई दिक्कत नहीं है, एसी क्लास का जो खर्चा लगेगा। अगर यह फ्लाइट वाला कॉन्सेप्ट है तो इकोनॉमी क्लास, बस सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। चार्ट गायब है, यहां से मैंने इसको रख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, या फिर आगे पहुंच गया होगा स्लाइड में। टी स्नैक्स और अदर, ये तो बेसिकली फ्री वाला कॉन्सेप्ट है, टैक्स ट्रीटमेंट इनका नील होना चाहिए, ये कहां से आ गया यहाँ पर। फ्री मील्स प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एट ऑफिस और बिजनेस प्रेमिसेस और थ्रू पेड वाउचर्स विच इज, यहाँ 50 रुपये वाला कॉन्सेप्ट होगा, 50 रुपये पर मील तक कोई टैक्सेबल नहीं है, उससे ऊपर आपका टैक्सेबल है। ऑन फ्री मील इन एक्सेस ऑफ 50 रुपये, 50 रुपये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो 300 टाइम्स नहीं है, 70 रुपये वाला होगा, तो 70 माइनस 50 20 रुपये इंटू 300, 300 मील उन्होंने पूरे साल में नहीं है, तो 6000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। 40 रुपये की मील होती है, 45 की होती है, कोई दिक्कत नहीं। इन एनी अदर केस एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर हैज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, और कोई केस होगा तो ऐसे केस में टैक्सेबिलिटी आएगी, जितना पैसा एम्प्लॉय से ले लेना उसे माइनस कर देंगे। गिफ्ट वाउचर और टोकन गिवन बाय द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट वाउचर और टोकन इन ल्यू ऑफ विच एनी गिफ्ट मे बी रिसीव्ड गिवन टू द एम्प्लॉय और एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली ceremonial otherwise by the employer shall be taxable in the hands of all employees, however the voucher up to 5000, मेन चीज पढ़नी है हमें जो हमारे काम की है, द वाउचर अप टू 5000 रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी एग्जेम्प्टेड, 5000 रुपए तक एग्जेम्प्टेड, बाकी उसके बाद टैक्सेबल है। वेयर वर्थ ऑफ गिफ्ट इज इन एक्सेस ऑफ 5000 द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 5000 शैल बी टैक्सेबल। नो सच एग्जेम्पशन 5000 इज अवेलेबल ऑन गिफ्ट मेड इन कैश और कन्वर्टेबल इनटू मनी, ऐसे गिफ्ट नहीं होने चाहिए जो कैश में हो या कैश से, मतलब मनी है तो फुल टैक्सेबल, मनी के अलावा कोई गिफ्ट वाउचर है तो आपका टैक्सेबिलिटी 5000 से ऊपर आएगी। चलिए सर, डिटरमाइन टैक्सेबल परक्यूजन इन द फॉलोइंग केसेस। मिसेस श्रद्धा रिसीव्ड अ रिस्ट वॉच ऑफ 3000 एंड अ गोल्डन चेन ऑफ 12000 ऑन अगस्त फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, टैक्सेबल होगा भैया, सिंपल सी बात है। मिसेस राखी रिसीव्ड 11000 कैश फ्रॉम आवर एम्प्लॉयर दीपू लिमिटेड, टैक्सेबल होगा, 1 रुपया भी टैक्स लेता तो भी। वर्किंग विद एक्सटेंड कंपनी पार्टनरशिप हम ड्यूरिंग द ईयर द एम्प्लॉयर फॉर्म गिफ्टेड डायमंड रिंग, और भैया कैपिटल एसेट टाइप की चीज दी थी तूने तो वाइफ ऑफ मिस्टर अनुराधा, टैक्सेबल होगा बेटा तीनों ही केसेस में, ठीक है, तीनों ही केस में टैक्सेबल होगा। चलिए, टैक्सेबल परक्यूजन इन द हैंड्स ऑफ श्रद्धा शैल बी 10,000, ऐसा क्यों सर भैया, 3000 रुपए का ये था और 12000 रुपए का ये था, 12 और 3 कितने होते 15, पर यहां पर कोई भी चीज कैश वाली नहीं थी, 5000 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, 10,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। दूसरा केस टैक्सेबल परक्यूजन इन द 11,000, क्योंकि 1 रुपए का भी गिफ्ट लिया होता तो भी क्या होता, टैक्सेबल होता, 1 रुपए का भी गिफ्ट लिया होता तो भी क्या होता, टैक्सेबल होता। और लास्ट टैक्सेबल परक्यूजन 75,000, सर यहां पर क्यों, क्योंकि बेटा गिफ्ट कैश में नहीं है, अगेन यहां भी 5000 क्या मिल जाएगी छूट। भाई गिफ्ट दो रईसी मत दिखाओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनका, गिफ्ट दो रईसी मत दिखाओ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, बहुत छोटू सी चीज है पर खत्म करते हैं करके। वेयर सच क्रेडिट कार्ड इज यूज होली एंड ऑक्सुअली, ऑफिस पर्पस के लिए, मतलब उससे वो ऑफिस का ही काम कर रहा है, पैसे निकाल कर इंप्रेस्ड मनी के रूप में दे रहा है लोगों को, या छोटे मोटे खर्चे करने काम के लिए यूज कर रहा है, स्वाइप करवा रहा है ऑफिस के लिए, जगह जगह पर पार्टी करवा रहा है। वेयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेंबरशिप एंड एनुअल फीस आर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड व्हिच इज चार्ज टू अ क्रेडिट कार्ड, कोई ऐसी फैसिलिटी अगर आप ले रहे हो, यानी एम्प्लॉय का क्रेडिट कार्ड से उसकी वाइफ शॉपिंग कर रही है या क्लब में
एक्सपेंडिचर इनकर करा रही, स्वाइप करा रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इंक्लूडिंग एनी एड ऑन कार्ड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर और अदरवाइज आर पेड और रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, जिसका खर्चा कौन झेल रहा है, एम्प्लॉयर। इफ डायरेक्टली पेड बाय एम्प्लॉयर तो एनी अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय दे रहा है उसको माइनस कर देंगे। इफ अमाउंट रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, दोनों फर्क समझो, डायरेक्टली पे कर रहा है एम्प्लॉयर उसको खर्चे को, एनी अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एनी अमाउंट रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, जो खर्चा हो रहा है उसे टैक्सेबल करा दो, सिंपल सी बात है, चाहे वो रिम्बर्स कराने के केस में हो चाहे वैसे केस में हो नॉर्मल। चलिए सर, स्पेसिफाइड कंडीशन टू फुलफिल टू बी क्लेम दैट एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर ऑफिशियल पर्पस। स्पेसिफाइड कंडीशन टू क्लेम मतलब रियल में खर्चा आपने किया, जैसे आप कार के लिए इसमें डिटेल्स मेंटेन कर रहे थे, इसी केस में आप डिटेल्स मेंटेन करोगे और उसका सर्टिफिकेट दे दोगे, जैसे कार के केस में कर रहे थे। पूरा काम आपका किसके लिए हुआ है, ऑफिशियल पर्पस के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है, ऑफिशियल पर्पस के लिए हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लब फैसिलिटी। ओह माय गॉड, क्रेडिट कार्ड जैसा ही है बेटा। वेयर सच एक्सपेंसेस आर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड स्पेसिफाइड कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। इस केस में भी क्या होगा, नील या नील। वेयर द एम्प्लॉयज आर ऑब्टेन्ड corporate membership of the club and the facilities enjoyed by the employee or any member of his household, amount incurred by employee। बार बार बेटा एक ही चीज आने वाली है, जहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी 1800, 2400, 900, 600 टाइप की चीजें याद करानी, वहां मैं टाइम लगाऊंगा। ऐसी चीजों में कुछ भी नहीं करना, जो भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है वो आपके हैंड में टैक्सेबल होगा, जो आपसे ले रहा है उसे माइनस करने को बोल देगा, क्योंकि भैया वो तो इनकम का पार्ट है ही नहीं। Any payment or reimbursement by the employer or expenditure incurred, including the amount of annual periodical fees in a club by employer or any member of his household, किसी घर के खर्चे सेम डायरेक्टली पेड बाय एम्प्लॉयर और रिम्बर्समेंट बाय, यानी या तो आप पे कर रहे हो फिर एम्प्लॉयर से ले रहे हो, या डायरेक्टली एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसके लिए। एम्प्लॉयर ने बोला भाई इस क्लब में चले जाना, मेरे दोस्त का क्लब है, सभी लोगों को घर वालों को लेकर, पर टैक्सेबिलिटी खर्चा मैं झेलूंगा, रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय। जो खर्चा आपसे नहीं, 1000 रुपये फीस थी उस क्लब की, पर 300 रुपये आपसे ले रहा है बस, मौज लो जिंदगी, 700 टैक्सेबल होगा। और अगर वो रिम्बर्स करा रहा है तो भी वो सेम टैक्सेबल होगा, खेल खत्म। चलिए सेम आ गया यार, बार बार कंप्लीट डिटेल्स रखोगे आप, उसे ऑफिस में यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलिए सर, वैल्यूएशन ऑफ परचेज इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ मूवेबल, ये मजेदार चीज है। अभी आपको दिखाया था, अगर आप कार यूज कर रहे हो जो एम्प्लॉयर ने आपको दी है, जिसका खर्चा आप झेल रहे थे या एम्प्लॉय झेल रहा था, वो एम्प्लॉयर झेल रहा था, या कार ही उसकी नहीं थी, आप खर्चा कर रहे थे या वो खर्चा कर रही थी, टाइप एक्स लिमिटेड वाला केस ना। यहां पर कार के अलावा मूवेबल एसेट की बात कर रहा है। इफ एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड, मतलब घर का कोई आदमी कोई एसेट, मूवेबल एसेट यूज कर रहा है अदर देन द एसेट फॉर विच प्रोविजन हैव बीन मेड, जिनके बारे में पहले से हमने बात कर ली है। लाइक अभी घर के केस में मूवेबल एसेट्स थी, उनको आप यूज कर रहे थे फर्निश्ड वाले हाउस में, तो एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, सब कुछ। तो उस वाले केस में क्या होता है, 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, अभी पढ़ाया मैंने आपको। belonging to the employer, then such facility is taxable in the hands of all employees. The value of such benefit is determined as per the following table. If the asset is owned by the employer, कितनी बड़ी बात करी, यानी ये बात नहीं बोलता तो भी हम उस वाले प्रोविजन से कर लेते हैं, हाँ कर तो लेते, बट सर ऐसी एसेट है कौन सी, मोटर बाइक नहीं हो सकती क्या, नहीं हो सकती क्या, बोलो मेरी बात। कोई अदर एसेट नहीं हो सकती क्या, कोई अदर एसेट नहीं हो सकती क्या, सर हो सकती है। उस वाले केस की बात करें, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच एसेट इफ द एसेट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। सेम केस, चार्जेस पेड और पेबल, सेम जो अभी फर्नीचर वाले केस में पढ़ा था हमने। तो एनी सम चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस्ड, कोई भी खर्चा अगर आप एम्प्लॉय से ले रहे हो तो उसको दोनों ही केस में माइनस करा दो। एसेट आपकी है, एम्प्लॉयर की है, तो जो भी 10% ऑफ द डेप्रिसिएशन टाइप की चीज ओरिजिनल कॉस्ट पर, एसएलएम टाइप का, जैसे वो फर्निश्ड हाउस के केस में अदर एसेट्स पर लग रहा था, फर्नीचर पर, एसी पर, टीवी पर, फ्रिज पर, रेफ्रिजरेटर पर। सेम केस, यूज ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा इज डिस्कस्ड अर्लियर इज एग्जेम्प्टेड परपोज। भैया कंप्यूटर लैपटॉप को स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था एग्जेम्प्टेड है, चाहे उस पर आप मूवी देख रहे हो गदर 2 बैठकर या ऑफिस का काम कर रहे हो। मूवेबल एसेट डज नॉट इंक्लूडिंग कार, क्यों, कार के लिए अलग से बता रखा 1800, 2400, 600, 900, ये बाकी अदर एसेट्स के लिए। सर कौन सी, एग्जांपल मोटर बाइक, स्कूटी, ठीक है। अब यहाँ आने वाला सबसे टॉप का प्रोविजन, दैट इज मूवेबल एसेट सोल्ड, यहाँ यूज हो रहा था बेटा। अभी भी पिछले वाले केस में जो ओनरशिप थी वो एम्प्लॉयर के पास थी, या ओनरशिप वो आपको दे दे रहा है। ओनरशिप किसको दे रहा है, आपको दे दे रहा है। सर क्यों दे रहा है वो, मैं मानो हम स्कूटी को चलाते रहे, उसकी पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते रहे, स्कूटी अगर उसकी थी उसी की होनी चाहिए, तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट हमारे में लगेगा। यानी 1 लाख रुपए की स्कूटी थी तो हर साल 10,000 रुपए हमारे खाते में टैक्सेबल होगा। हम 10,000 में पेट्रोल अपना भराए मौज लें,
ठीक है, 10,000 रुपये साल के लिए स्कूटी आपको एक तरीके से किराए पर मिल रही है। सर महंगी नहीं है 10,000 रुपये साल में, अगर यार एग्जाम्पल में हिसाब से लगाएं तो नहीं है यार, 30 रुपये पर डे ही तो होगी मुश्किल से, 30 रुपये पर डे होगी मुश्किल से, तो बढ़िया है आपके लिए। तो भाई महीने में 900 रुपये, साल में 10,000 रुपये, कोई महंगी नहीं है। बट आपका स्कूटी से दिल लग गया, जो पीछे बैठती थी उसने बोला यार स्कूटी ले लो, मैंने कहा यार हम तो कार लेंगे, बोले नहीं नहीं ये स्कूटी ले लो, हमने बहुत साल इसके संग बिताए हैं। तो मैंने कहा स्कूटी तो मेरी थोड़ी ना, मेरे मालिक की है। उन्होंने कहा इतना बड़ा झूठ आपने मुझसे बोला। उन्होंने कहा मैंने कब बोला झूठ तुझसे? मैंने बोला मैंने कब तुझसे झूठ बोला, मैंने तो बस ये चलाता है लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी, तुमको लगा कार में, मैं स्कूटी लेकर आ तो मैं स्कूटी पर बैठ गई। अब तुम बोल रही हो 3 साल से इस पर घूम रहे, दिल लग गया, तो मैंने कभी बोला कि स्कूटी मेरी है? उन्होंने कहा चलाते तो तुम ऐसे ही हो, यूं कर कर चलाते तो तुम ऐसे ही हो। उन्होंने कहा यूं कर कर चलाने से स्कूटी मेरी है, यूं कर कर तो वही चलाता है स्कूटी किसी और की हो। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे स्कूटी चाहिए, हम जिंदगी भर स्कूटी को साथ रखें क्योंकि इसने हमें मिलाया है और सब कुछ खिलाया पिलाया, और तुमने मुझे जो कुछ भी दिलाया है, यानी इस स्कूटी ने हमें मिलाया, आप इस स्कूटी को ले लो। तो ऐसे केस में सुन लेना, ठीक है, लाइक मोटर कार इस वाले केस में, अदर स्टेट में। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप अब एम्प्लॉयर से आपने बोला भाई ये स्कूटी मुझे दे दो, उन्होंने कहा तेरी ही तो है, तू ही तो चलाता है। उन्होंने कहा नहीं सर हमेशा के लिए मुझे दो, यानी मैं नौकरी छोड़ जाऊँ तो भी स्कूटी मेरी रह जानी चाहिए, मतलब बाद में आप स्कूटी मुझे बेच दो। तो उन्होंने कहा बाजार से खरीद ले जाके, नहीं। उन्होंने कहा सर नहीं खरीद सकता, आप समझो मेरी बात को, जो स्कूटी पर बैठती है वो छोड़कर चली जाएगी, मैं अगर नई पुरानी वाली बात करी, मुझे यही वाली स्कूटी चाहिए। और आप उससे अब सस्ती की भी जुगाड़ कर रहे हो, क्या सर देखो स्कूटी तो पुरानी हो चुकी है। ऐसे केस में बात समझना, अगर सेल प्राइस इज लेस देन द रिटन डाउन वैल्यू, लेस देन, सबसे पहली बात, अगर मुंह मांगी कीमत दे रहे हो आप उसे, स्कूटी बाजार में 80,000 रुपए की 1 लाख की, आप 1.5 लाख दे रहे हो क्योंकि आपकी उनका दिल आ गया है स्कूटी पर और आपका उनके ऊपर दिल आ गया है। इफ द सेल प्राइस इज लेस देन द रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर मेथड एंड रेट, ऐसा केस तभी होगा सस्ती ले रहे हो आप स्कूटी, सस्ती मतलब जानबूझकर नहीं, यही स्कूटी सस्ते दामों पर ले रहे हो क्योंकि आपने बोला सर देखो मेरे हालात तो बड़े गंभीर हैं, आप जानते हो मैं आपकी स्कूटी चला चला के तो काम चला रहा हूं, पर मुझे दे दो स्कूटी। देन द डिफरेंस वुड बी ट्रीटेड एज परक्विजिट। बट आपने उन्हें मना लिया, जब उन्हें मना लिया आपने तो इन्हें नहीं मना पाओगे, तो मालिक हैं आपके। रेट्स एंड मेथड ऑफ डेप्रेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स आर एज फॉलोज। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कंप्यूटर है तो बेटा 50% रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड 50%। अगर आपके एसेट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है तो 50% का रिड्यूसिंग बैलेंस। एग्जांपल के लिए एम्प्लॉयर ने जब एसेट खरीदी थी वो 1 लाख रुपए की थी, कोई भी चीज ले लो, कंप्यूटर लैपटॉप, सर कंप्यूटर लैपटॉप तो एग्जाम्प्ट बताया था बेटा, यूज करने में एग्जाम्प्ट है, ले लोगे, आपका मन लग गया उससे, मानो उस लैपटॉप पर आप बैठकर मूवी देखते थे। अब क्या एग्जांपल दूं यार मैं तुम्हें, अब स्कूटी पर घूम रहे थे तो एग्जांपल आ गया, लैपटॉप पर मूवी देख रहे थे हर रात, उन्हें पता ही नहीं था लैपटॉप आपका, पर वो बोल रही है अब लैपटॉप चाहिए मेरे को। अब उनके आगे किसकी चली है, तो 1 लाख पर 50%, 50,000 रह गया। अब फिर 50% नहीं लगाना, फिर 50,000 पर 50%, जितना पुराना है 25%, 25,000 रह गया। तो वैसे तो इसकी वैल्यू नाव के बराबर रह जाएगी, बट फिर भी आप मानो तो ऐसे केस में अगर इसकी रिटन डाउन वैल्यू से भी सेल प्राइस कम है, द सेल प्राइस इज लेस देन रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू वैसे ही बहुत कम होती है बट सेल प्राइस उससे भी कम है, यानी लैपटॉप की कीमत 25 है, आप उसे 10 में ले आ रहे हो, 15,000 आपके खाते में टैक्सेबल होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स भी आता है। मोटर कार के केस में क्या होगा, मोटर कार के केस में ये 50% की रेट 20% हो जाएगी। सिंपल सी बात समझो यार, अगर आप एक मोटर कार खरीद रहे हो तो फीलिंग क्या रहती है, 10 साल से तो ज्यादा चलाना है, 15 साल तो गवर्नमेंट ही बोलती है चलाने को, 10 साल तो चला लेते हो, नहीं चला लेते हो आप लोग, फीलिंग, जस्ट अ फीलिंग। और बेचते भी कब उसे, ऐसी आज लाई परसों बेच दी, नहीं सर 5-6 साल तो चलाएंगे। तो देखो कंप्यूटर लैपटॉप जल्दी पुराने हो जाते हैं, जल्दी बेकार हो जाते हैं, 4-5 साल में तो धज्जियाँ उड़ना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी एसी वेसी टीवी वगैरह 5 साल में झंड हो जाती है इनकी। मोटर कार 5-6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तो वैल्यू गवर्नमेंट देती है। दिल्ली वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल वाली बात मुझे पढ़ाने लगे कमेंट में। 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी ये भी WDV मेथड ही है, पर यहाँ 20%, यानी मोटर कार मानो 5 लाख रुपए की थी कोई भी, और पहली बार 20% डेप हटाया, 1 लाख घटेगा, वैल्यू कितनी रह जाएगी 4 लाख। फिर 20% घटाया, वैल्यू कितनी रह जाएगी 320। अब इस स्टेज पर आप खरीद रहे हो हमसे 2.5 लाख की, 2,50,000 की। सर वो क्या था फिर 1800-1900, अरे बेटा वो यूज था, उसमें आप घर से ऑफिस से घर दोनों काम करते थे, अपनी सब्जियां भी ले आते थे, उनको घुमा भी लाते थे, शाम को पिज्जा बर्गर खिलाते थे, वो यूज था। वो वापस कार आपको उन्हीं को करनी पड़ेगी जब नौकरी छोड़ोगे टाइम, फिर थोड़ी ना देगा आपको वो कार, वो यूज था, आप सिर्फ एम्प्लॉयर के नाम पर जिंदगी के मजे ले रहे थे।
कभी पेट्रोल उनका डलवा कर, कभी अपना डलवा कर। अब ये 2.5 लाख रुपए की कार आपने अपने एम्प्लॉयर से 2 लाख में ले ली, तो भले ही आपने 2 लाख का पेमेंट किया, 50,000 आपके खाते में, क्योंकि ये रिश्ता गहरा होने की वजह से आप अपनी उनको मना नहीं कर रहे कि मैं उसी कार में आपके संग शाम को जाती थी, अब मैं चाहती हूँ इसी कार में हमारे बच्चे स्कूल जाए, क्योंकि इस कार ने हमें मिलाया है, बहुत कुछ खिलाया पिलाया है, संग में दिलाया है जो भी। तो इस केस में आपको एम्प्लॉयर, आप उनको मना नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर आपको मना नहीं कर पा रहा। 2.5 लाख की कार आपको 2 लाख में दे दी, क्योंकि उसे काम तो कराना है आपसे। एम्प्लॉयर क्या सोच रहा है कि यार बढ़िया है, यूज तो वैसे भी ये कर रहा था, बस फर्क क्या पड़ रहा है, साइन करके तो देने भैया, कार आज से तेरी, ला 2 लाख रुपए फटाफट दे, बढ़िया हुआ दे दो। भले ही इसका दिल आ गया या इसकी उसका दिल आ गया, इस पर हमें क्या मतलब, किसी का किसी पर दिल आए, हमें तो पैसा मिल रहा है। 2.5 लाख वाली कार आपको 2 लाख में बेच दी, यानी आपके केस में 50,000 रुपए टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। क्यों? सेल प्राइस इज लेस देन। अगर 3 लाख की बेची आपको तो फिर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि सेल प्राइस इज लेस देन रिटर्न ऑन वैल्यू होगा नहीं, सेल प्राइस इज मोर देन होगा। नेक्स्ट वाले केस में अदर, जो मैं बात कर रहा था आपको, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इधर, मोटर कार इधर, बाकी जितनी भी एसेट है, स्कूटी हो, ठीक है, या मोबाइल फोन हो, सर ये कौन खरीदता है, अबे है यार। चलो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, यहां पर मेथड चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा है, तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। मोटर व्हीकल होता तो बेटा ये भी इधर आ जाते, मोटर कार है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ याद कराया था 7.5%, 10%, 15%, सेम यहाँ याद करा रहा हूँ, 50%, 20%, 10%। 50% कौन सी? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि कम चलते हैं तो डेप ज्यादा क्लेम करो। मोटर कार ज्यादा चलती है तो डेप कम क्लेम करो, और रिटन डाउन वैल्यू से। ये कम चलते ज्यादा चलते से मतलब नहीं है, ये इनका सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये जो एसेट होंगी जनरली 10 ईयर्स वाली होंगी, तो 10 साल में इनकी वैल्यू जीरो रह जानी है एक तरीके से, इसलिए 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से, क्योंकि अभी एक पॉइंट आने वाला है। 10% स्ट्रेट लाइन, यानी इनके केस में दिमाग में ऐसा होगा 10 साल ही चलेंगी, उनके केस में दिमाग में क्या 4-5 साल ही चलती है, तो 50% डेब लगा खत्म करो वैल्यू। जीरो तो होने नहीं वाली है, रिटन डाउन वैल्यू आपने पढ़ा है, कभी भी वैल्यू जीरो नहीं होती, यहां भी वैल्यू जीरो नहीं होने वाली, पर डेप स्लो कम लगाओ, क्योंकि मोटर कार खूब चलती है, 7-8 साल तक तो वैल्यू 1 लाख रुपए पर पहुंच पाएगी। अभी मैं 2.5 लाख का 20% लगाऊंगा तो कितना जाएगा? 50,000। 2 लाख का 20% लगाऊंगा कितना? 40,000। 160 और 20%, सर आप तो पूरी अकाउंट्स पढ़ा दोगे मैं। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट, मेडिकल फैसिलिटीज टैक्सेबल। वो मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया आपको। जब एसेट आप खरीद लाते हो बेटा, यूज करने वाला कॉन्सेप्ट अलग है, खरीदने वाला। यूज करने वाले सिंपल है, अगर आपके एम्प्लॉयर की वो एसेट ही नहीं है, हायर चार्जेस पे कर रहा है और आपसे कुछ ले रहा है तो माइनस कर दो। अगर एम्प्लॉयर की एसेट है तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट जनरली लगा रहा है वो, पर अगर आप उससे खरीद लाते हो तो कॉन्सेप्ट आपके सामने था। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयर और इस फैमिली इन हॉस्पिटल क्लिनिक मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। हॉस्पिटल ही उसका है, एग्जांपल के लिए अपोलो, और आप उसमें जॉब करते हो, तो ऐसे केस में आपका इलाज मानो फ्री और आपके घर वालों का ही फ्री है। डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय और इस फैमिली जो मतलब है मदर फादर ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रन वगैरह होते हैं इसमें, ठीक है। तो फैमिली बस डिपेंडेंट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल ऑफ द एम्प्लॉय और इस फैमिली, रिम्बर्समेंट ऑफ द मेडिकल बिल और ऑफ द फैमिली, मतलब अब आपका एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं है, पर वो आप मानो किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हो और पास में वहां पर हॉस्पिटल उनके जानने वालों का, तो वहां पर आपके घर वालों का इलाज होता है। एनी हॉस्पिटल मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट फॉर इट्स एम्प्लॉय, ठीक है। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय के लिए कर रखा है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। कुल मिलाकर सरकारी अस्पतालों में आप इलाज करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, भले ही उसका खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय के लिए। पेमेंट रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द मेडिकल एक्सपेंस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉयर ऑन फैमिली व्हिच इज अप्रूव्ड बाय CCIT फॉर द डिजीज लाइक कैंसर, TB, एड्स, इस टाइप की डिजीज जो यार बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। एम्प्लॉय मस्ट अटैच विद द रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब इसको ये सारी चीज़ें रिटर्न ऑफ इनकम के साथ दिखानी पड़ेंगी अगर इस टाइप की कोई चीज़ हुई है। यानी ऐसा ना हो कि आप बीमारी के नाम पर बिल बना रहे हो और चोर अपने दिल बना रहे हो, चोर अपने दिल में बसा रहे हो, इस टाइप का कोई काम नहीं करेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस तो है फुल्ली एग्जेम्प्ट है। एनी रिम्बर्समेंट एम्प्लॉय ऑफ एनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द इंश्योरेंस ऑफ हिज हेल्थ, पता है हेल्थ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट ही होते हैं अगर एम्प्लॉयर हमारा खर्चा कर रहा है एम्प्लॉय के लिए। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल ऑफ द एम्प्लॉयर और हिज फैमिली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलनेस रिलेटिंग टू COVID-19, पढ़ा भी था हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, कोई भी आपको पैसा दे जाता था, याद है आपको वहां पर? हाँ सर 10 लाख रुपए वाला कुछ कॉन्सेप्ट याद है। सेम उसी टाइप का अगर एम्प्लॉयर देता था तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी दे सकता है, आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि ये नहीं मदद करेगा तो कौन करेगा।
भगवान के बाद यही तो होते हैं हमारे अन्नदाता, कर्मदाता, धर्मदाता। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, अगर आप विदेश में इलाज कराने जा रहे हो तो इस बात को याद रखना पड़ेगा, मेडिकल एक्सपेंडिचर जितना आरबीआई ने परमिट करा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पर, पेमेंट दूसरे देश में करोगे ना, जितना आरबीआई ने बोल रखा है हमारे देश में, सर कहीं लिखा होगा क्या, वो बेटा क्वेश्चन में लिखा होगा परमिटेड बाई आरबीआई, उससे ऊपर का टैक्सेबल आपके खाते में हो जाएगा। मतलब आरबीआई ने एग्जांपल के लिए मानो 20 लाख रुपए आपको बोल रखा है और आप 25 लाख रुपए का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, 20 लाख रुपए आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रोड, पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट और केयर टेकर, मतलब पेशेंट के अलावा एक इंसान हो, बस एक जना जा रहा है, नहीं कि भैया इलाज कराने जा रहे हैं इसका बेटी का और संग में 4 लोग और भी चलो, ये इलाज कराई तुम घूम लेना वहां पर, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंडेड परमिटेड बाई आरबीआई, सेम केस इस केस में भी एग्जेम्प्टेड जो आरबीआई ने कर रखा हो, ये रहने का और खाने का। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, जाने का, इसके केस में भी क्या हो, एग्जेम्प्टेड ओनली व्हेन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग दिस, इसको छोड़कर परक्विजिट डज नॉट एक्सीड 2 लाख। ओ भाई साहब, अगर उसकी सैलरी बहुत कम है तो इस खर्चे को छोड़ा जाएगा, नहीं तो इस खर्चे को छोड़ा नहीं जाएगा। कौन से वाले खर्चे की बात कर रहे हैं, जाने के खर्चे। रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आरबीआई से परमिशन ले लो, इलाज कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आरबीआई से जितना आरबीआई बोल रही है उतना कोई दिक्कत नहीं है। सर लिमिट नहीं है आरबीआई की, नहीं बेटा, एग्जाम आपको देगा परमिटेड बाई आरबीआई, डिफरेंट आपको बीमारियों पर उन्होंने बोल रखा है, ऐसा नहीं सबके लिए 20 लाख रुपए तो दिक्कत हो जाएगी, सबके लिए 50 लाख फिर भी दिक्कत हो जाएगी, सबके लिए 5 लाख सब भी दिक्कत हो जाएगी। इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम सीलिंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट परक्विजिट एंड कॉस्ट ऑफ स्टे परक्विजिट शैल बी इंक्लूडेड। पर इन वाली चीज़ों को छोड़कर आप अगर ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 2 लाख रुपए तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा है तो भैया टैक्सेबिलिटी आएगी जाने की प्लेन में। चलिए सर, रहने की और इलाज कराने की कोई दिक्कत नहीं, पर जाने का भी खर्चा आप इतना सोच रहे हो एग्जाम्पशन करा लो, या तो अब रियल में ऐसी स्थिति क्यों कि भाई 2 लाख रुपए साल की इनकम बहुत कम होती है, 15, 16, 17 हज़ार रुपये महीने की, तो इस केस में आपको छोड़ दिया जाएगा। अदरवाइज आप समर्थ हैं, मजेदार है, दमदार है पार्टी आपकी। इफ एन एम्प्लॉय गोज ऑन ट्रैवल ऑन लीव विद हिज फैमिली एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट इज रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब आप अपनी फैमिली के संग जा रहे हो और आपकी फैमिली का खर्चा भी एम्प्लॉयर झेल रहा है। क्यों झेल रहा है, हमारी फैमिली से इतना क्या लगा हुआ है उसको, अरे एम्प्लॉयर की कोई फैमिली नहीं थी। बचपन से जब भी वो फैमिली को देखता था एकदम भावुक हो जाता था। वो मूवी थी ना, कौन सी थी, सिम्बा, ठीक है, वो एग्जाम्पल है जस्ट। रणवीर सिंह का गले लगा लेता था उसको, सोनू सूद को, कि अपनी फैमिली, मेरा भाई है, ये मेरी आई है, ठीक है, उस वाला कॉन्सेप्ट है कि एम्प्लॉय सच रिम्बर्समेंट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ओ माय गॉड, मूवी का नाम नहीं ले रहा हूँ, रिएक्शन दे रहा हूँ। ओ माय गॉड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस केस में अगर एम्प्लॉयर आपके खर्चे झेल रहा है आपकी फैमिली के, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट जर्नी में भी परफॉर्म ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट। और कब होगी, बिफोर रिटायरमेंट, आफ्टर दैट जर्नी में भी परफॉर्म ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट। एम्प्लॉयर में भी प्रेजेंट और फॉर्मर, मतलब पुराना और नया, मतलब पुराने जमाने का हो जाए, मतलब रिटायरमेंट के बाद। जर्नी मस्ट बी परफॉर्म टू एनी प्लेस विद इन इंडिया, क्योंकि घूमो आप, देश में रोजगार बढ़ेगा, ट्रैवल जितना ज़्यादा होगा, टूर एंड ट्रैवल्स प्रमोट करते हैं, अमिताभ बच्चन साहब भी, आओ कभी गुजरात में, सेम उसी केस में आप घूमो, पैसे ये दे रहा घूमने के। और in case journey was performed to various places together, then exemption is limited to the extent of cost of journey from the place of origin to the farthest point reached by the protest to the, if you want to go from Calcutta and you cannot go to Manali first and then go, क्या बोल रहा है, employee may or may not be a citizen of India, salary cost is not, stay cost is not। सिर्फ घूमने का पैसा एग्जाम्प्ट है बेटा, रहने का, होटल का, वो कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी आपको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एग्जाम्पशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट एक्चुअली इनकर्ड ऑन ट्रैवल, ये वाली चीज थी जो वहां आ गई थी। मैंने बोला था ना आगे पीछे चला जाएगा, इकोनॉमी क्लास वाला आ जाओ भैया। बाय एयर अगर आप जा रहे हो तो इकोनॉमी क्लास का फेयर आपका एग्जेम्प्ट है। बाय रेल आप जा रहे हो तो एयर कंडीशन का फर्स्ट क्लास, भैया इससे बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं है। एयर कंडीशन ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ शॉर्टेस्ट रूट, मतलब जो तरीका है, यानी आप वो जो मनाली एयर वाला था ना, जो पास में होगा, जो चीजें एक संग हो सकती थी, आप दूर दूर करके घूम रहे हो कि भैया एग्जाम्पशन ही तो है, परकुसेट कौन सी टैक्सेबल होनी है मेरे खाते में, ऐसा नहीं होगा। एयर कंडीशन क्यों, तो प्लेन में सबसे छोटी वाली इकोनॉमी क्लास ली है, जो कि एयर इंडिया की लेते हैं लोग जनरली, एयर इंडिया वाले, ठीक है, स्पाइस जेट वगैरह सब चलते हैं। और ट्रेन के केस में एसी वाली ली है, एसी फर्स्ट क्लास, थर्ड और सेकंड एसी नहीं, फर्स्ट क्लास। तो इतनी एग्जाम्पशन दे रहे हैं, इसके ऊपर अगर आप खर्चा कर रहे हो तो टैक्सेबल माना जाएगा। वेयर द प्लेस ऑफ ओरिजिन इज डेस्टिनेशन इज कनेक्टेड बाय रेल बट जर्नी इज परफॉर्म बाय एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो तो वो है रेल से कनेक्टेड, बट आप बस से ट्रेवल करना पसंद कर रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं ट्रेनों में मजा नहीं आता, रास्ते में रुक जाती, चाय नहीं मिलती अच्छी, बस में हम रुकवा ही नहीं सकते तो चाय की टेंशन ही नहीं है, या बस के अंदर ही चाय मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बसों में धक्के खाते हुए जा रहे हो, रिक्शों में घूम रहे हो,
तो ऐसे केस में भी आपको एयर कंडीशन, बट उस जगह पर एयर की फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट केस ये चीज बेटा मैं वही बता रहा हूँ जो पीछे रह गई थी। When the place of origin and destination is not connected by rail, where a recognized public transportation exists, मतलब अगर वहां पर यूपीएसआरटीसी, आरएसआरटीसी मतलब बसेस चल रही हैं, रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट समझते हो ना, गवर्नमेंट वाला, राजस्थान यूपीएसआरटीसी, जैसे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, मध्य प्रदेश परिवहन निगम, ठीक है। फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास फेयर एज द केस में, फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास यहाँ पे क्योंकि बस की बात कर रहा है तो एयर कंडीशन तो हर जगह होगी नहीं। फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास जो भी सबसे महंगे से महंगा होगा उतना एग्जाम, उससे ऊपर का टैक्सेबल। वेयर नो रिकॉग्नाइज, भैया है ही नहीं वहां पर, ना बस है, ना एयर है, ना कार है, ना टेम्पो है, ना ट्रेवल है, कुछ ही नहीं है। अमाउंट इक्वल टू एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रियल फेयर और फॉर द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट मतलब दूर दूर से घूम घूम कर उल्टा मत आना, सीधे से, मतलब सिंपल सी बात है। एयर के केस में इकोनॉमी, ट्रेन के केस में फर्स्ट क्लास और उसके केस में डीलक्स के, इतना एग्जाम करेंगे उससे ऊपर का टैक्सेबल। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्त आपका प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का जो टॉपिक है आपका, वहां पर एक तो इस पर बेटा जर्नल नोट आ सकता है, मतलब शॉर्ट नोट टाइप का, प्योर थ्योरी क्वेश्चन टाइप का, क्योंकि प्रोविडेंट फंड को लेकर कुछ चीजें आपके दिमाग में आती है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पढ़ रखा होगा ना, प्रोविडेंट फंड एक्ट पढ़ रखा है तुम लोगों ने तो पूरा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुपर एन्यूएशन प्रोविडेंट फंड। तो ये चार टाइप के कुछ प्रोविडेंट फंड होते हैं। यहाँ पर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को लेकर टैक्सेबिलिटी बहुत ज्यादा एग्जाम लेवल की पूछी जाती है, एमसीक्यू पर भी और छोटा मोटा क्वेश्चन बनाकर। फटाफट से शुरू करते हैं। प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ सेविंग डिवाइस इन द हैंड्स ऑफ सैलरीड क्लास, मतलब कुल मिला के जितनी हम उन्हें सैलरी देते हैं वही पूरा का पूरा खर्च कर देंगे और अपने बुढ़ापे में किस तरह जीवन काटेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह हम उनका पैसा कुछ पीएफ में सेव करते हैं। देश की इकोनॉमी भी मजबूत चलती रहे, इनकम टैक्स में बेनिफिट भी देते हैं उनको और इस तरह से उनकी कुछ सेविंग भी बन जाए। तो अंडर दिस स्कीम स्टिपुलेटेड सम इज रेगुलरली डिडक्टेड, रेगुलर बेसिस पर हम उनका पैसा काट काट के यहाँ डाल देते हैं एज इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द फंड। एम्प्लॉयर ऑल्सो जनरली कंट्रीब्यूट सिमिलर अमाउंट आउट ऑफ हिज पॉकेट, मतलब एक पैसा तो उनकी सैलरी से काट कर डाला जाता है और एक एम्प्लॉयर अपने आप से एम्प्लॉय के खाते में पैसा डालता है। अब होता क्या है, जब इस पैसे में इंटरेस्ट अर्न होती है, इट्स क्रेडिट टू दैट फंड ऑफ द एम्प्लॉय। दस प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ ग्रेट मीडिया टू इनिशिएट एंड मोबिलाइज स्मॉल सेविंग टू अ लार्ज स्केल, मतलब छोटा छोटा पैसा जो है बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट बन जाता है जब हम रिटायरमेंट के टाइम पर इसको निकालते हैं। प्रोविडेंट फंड हैज फोर कंपोनेंट्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, मतलब पहले एम्प्लॉयर ने जो पैसा डाला है, एम्प्लॉय का जो पैसा काट कर डाला है, दोनों पर इंटरेस्ट जो एक्रू हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से वो टैक्सेबिलिटी आएगी उसकी, इसमें याद रख लेते हैं 12% और 9.5%। टू कहाँ गया भैया, हाँ। इसके बाद चार नोट है बेटा, इनको जस्ट एज एन एग्जामिनेशन याद रख लेंगे। प्रोविडेंट फंड का अगर नोट आ जाए तो हम इनको लिख पाए। बेसिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम का कॉन्सेप्ट है, यहाँ डेली बेसिस पर हम लोग, मतलब रेगुलर बेसिस पर हम लोग अमाउंट रखते हैं एम्प्लॉयर अपने खाते से, अपने पॉकेट से, और एम्प्लॉय का पैसा सैलरी में से काट कर। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ इज सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट, जो आप पढ़ते हो अपना इंडस्ट्रियल लॉ में। गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल अथॉरिटीज, रेलवेज, यूनिवर्सिटीज एंड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर एसपीएफ में पैसा डालते हैं। दूसरा था आरपीएफ। आरपीएफ के केस में क्या होता है, प्रोविडेंट फंड एज इट इज होता है, बस इनकम टैक्स से हम उसका अप्रूवल ले लेते हैं। जो भी इंप्लॉयर होगा इनकम टैक्स से अप्रूवल ले लेगा उसका। ये प्रोविडेंट फंड बनाया है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में, यानी 1925 और 1952, ठीक है। हमें कुछ ऐसा याद नहीं रखना है, दोनों में एक सिंपल सा फर्क होता है, वो इन जगहों पर ज्यादा लगता है और ये बहुत अलग जगहों पर, जो वो लोग नहीं मानते वो ये मानते हैं। PF Act covers any establishment employing 20 or more person. However, any established employing less than 20% can also join the scheme. मतलब वॉलंटरी टाइप का है, जिसके पास 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय उनको तो ये PF स्कीम कंपल्सरीली लगी जाती है, बाकी भी लोग अपने मन से ले सकते हैं। इफ एन एम्प्लॉय क्रिएट्स हिज ओन स्कीम फॉर प्रोविडेंट फंड देन ही कैन डू सब्जेक्ट टू रिकॉग्निशन फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब अगर कोई आरपीएफ को अपने मन से प्रोविडेंट फंड बनाना चाहता है तो उसे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। अनरिकॉग्नाइज्ड, जिसका कोई अप्रूवल नहीं लिया बट इनकम आप प्रोविडेंट फंड कट कर पैसा रखते हो, इफ प्रोविडेंट फंड स्कीम इज क्रिएटेड बाय एन एम्प्लॉयर विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो ऐसे केस में जब भी एम्प्लॉय पैसा निकालेगा उसके केस में टैक्सेबिलिटी आएगी। तो हमेशा हमारा पीएफ फंड में जो पैसा जा रहा है वो आरपीएफ है या नहीं है। पीपीएफ की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक टू मोबिलाइज पर्सनल सेविंग्स एनी मेंबर, सेम टू सेम है, बस पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसका नाम रख दिया है। यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी, मल्टीपल ऑफ 5 में पैसा जाता है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
ये आपका एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इंटरेस्ट होती है इस पर, जो एग्जाम्प्ट होती है पीपीएफ के केस में। अब हम इसको पूरा एकदम डिटेल में या फिर समराइज वे में कर लेते हैं कि कहानी क्या है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये पैसा तो एम्प्लॉयर अपने खाते से डाल रहा है, बट सर हर एक केस में टैक्सेबल नहीं होगा या एक केस में टैक्सेबल नहीं होगा। एसपीएफ के केस में टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर आरपीएफ की बात करूं तो 12% ऑफ सैलरी तक तो टैक्सेबल नहीं होगा। उससे ऊपर जो किया है इसने 12% सैलरी तक तो टैक्सेबल नहीं होगा, उससे ऊपर जो किया है वो टैक्सेबल होगा। मतलब अगर कोई एम्प्लॉयर 15% का टैक्स प्रोविडेंट फंड इन्वेस्ट करता है फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, तो उस केस में 3% टैक्सेबल हो जाएगा। तो सैलरी मींस वही बेसिक डीए और कमीशन एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर जो हम एचआरए के टाइम पर पढ़ते थे, वही आरपीएफ के टाइम पर है। यूआरपीएफ नॉट टैक्सेबल। सर ये क्या मतलब है? ये जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी पता चलेगा। पीपीएफ एप्लीकेबल ही नहीं होता, कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहां पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन जो कर रहा है, एम्प्लॉय जो अपने खाते से, मतलब एम्प्लॉय के खाते में से जो पैसा काट कर रख रहा है, वो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ये 80C में डिडक्शन इसका मिल जाता है और इसका ही मिल जाता है, दोनों का। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही चीज है। बट यूआरपीएफ का डिडक्शन आपको नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट बोलते हम जानते ही नहीं ऐसे, तो हमारे पास आए ही नहीं अप्रूवल लेने, तो हमारे 80C में डिडक्शन लेने कैसे आ जाओगे? तुम्हारा एम्प्लॉयर हमारे पास आया ही नहीं, जो मालिक है तुम्हारा, हमसे अप्रूवल लिया ही नहीं ना, उसने उस एक्ट के हिसाब से चला है। और पीपीएफ का भी डिडक्शन मिलता है, मतलब तीनों का डिडक्शन मिलता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविडेंट फंड इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80C फॉर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो आरपीएफ का होता है, एसपीएफ का होता है और पीपीएफ का होता है बेटा, यूआरपीएफ का नहीं होता, अनरिकॉग्नाइज्ड का कुछ नहीं होगा। इंटरेस्ट के केस की बात करूं तो ये भी एसपीएफ में टैक्सेबल नहीं होती। यहां पर 9.5% तक एग्जेम्प्ट होती है, उससे ऊपर की इंटरेस्ट टैक्सेबल होती है एज सैलरी। यहाँ पर 9.5% तक क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है सुपर, जैसे 12% और 9.5%। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद हो जाती है, एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है। 12% तक का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जाम्प्ट है, बेसिक सैलरी, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। इंटरेस्ट 9.5% तक का एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर का टैक्सेबल है। यूआरपीएफ की बात करूँ अगेन नॉन टैक्सेबल। लमसम विड्रॉल एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(11). क्यों सर? क्योंकि भैया पहले ही उसे हम लोगों ने टैक्सेबिलिटी नहीं करी, तो जब पैसा निकालोगे तब करोगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी। अंडर सेक्शन 10(11) इन फ्यू केसेस इट इज टैक्सेबल। कौन से हमें जरूरत भी नहीं है। एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(12). अभी हम अगला ही चैप्टर एग्जाम्पशन वाला पढ़ने वाले हैं कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम या एग्जेम्प्टेड इनकम हमारे कोर्स में है। हाउएवर इन फ्यू केसेस इट इज टैक्सेबल, बट इसके लिए पढ़ना पड़ेगा नोट 1, और इसके लिए बोल रहा है कभी टैक्सेबल नहीं होगा पीपीएफ। सर हमें मुद्दे वाली बात बताओ। एक मुद्दा ये कि 80C की डिडक्शन आपको यूआरपीएफ पर नहीं मिलती है। दूसरी मुद्दे की बात, 12% तक बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट एज वेल एज आपका कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर की सैलरी का 12% तक आरपीएफ टैक्सेबल नहीं है, उससे ऊपर का टैक्सेबल है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का। दूसरा क्या बोलते हैं, 9.5% तक आपकी इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है, एग्जाम्प्ट है। अब बात करते हैं सर लमसम अमाउंट विड्रॉल, जो पैसा निकाला जाएगा उसका क्या होगा। तो अभी तक यूआरपीएफ मजे में था, क्योंकि इसको जानते ही नहीं है। अभी तक मजे में क्यों था? भैया हम तुझे जानते नहीं है तो टैक्सेबिलिटी नहीं कर रहे। हम 80C में डिडक्शन तुझे क्यों देते रहे? एम्प्लॉयर हमारे पास आया ही नहीं था, तो तेरे पास इंटरेस्ट वगैरह भी हम जानते नहीं है, तुम कितने कमा रहे हो। 9.5 12 कुछ नहीं, यूआरपीएफ पर कुछ भी नहीं। बट जब आप पैसा निकालोगे, इसको जब इस पैसे को निकालोगे, सिर्फ यूआरपीएफ की बात हो रही है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दैट सैलरी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कभी कि तुमने कितना पैसा डाला है टाइप। तो यूआरपीएफ तब हम तुझे जानते नहीं थे, अब तुम पैसा विड्रॉल करोगे तो अंडर दैट सैलरी। एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इसको छोड़ दो यार, क्योंकि पहले तुमने कोई 80C में रिडक्शन नहीं दी है। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल करो, किसी को मत छोड़ो, कोई 9.5 वगैरह कुछ नहीं। एम्प्लॉयर वाली टैक्सेबल करो सैलरी में, और एम्प्लॉइज वाली टैक्सेबल करो अदर सोर्स में। सर दोनों के संग भेदभाव क्यों? देखो सबसे पहले यूआरपीएफ में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट कमाते हो कोई दिक्कत नहीं, बट विड्रॉ जब करोगे पैसा तो आपका टैक्सेबिलिटी हो जाएगी, पूरा का पूरा पैसा आपका जो एम्प्लॉयर वाला है वो सैलरी में टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय वाला टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि सर उसकी कोई डिडक्शन ही नहीं मिली है, कोई जानता ही नहीं है, एम्प्लॉय ने तो अपने जेब से किया ना उस पैसे को। जी सर समझ गए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट जो है वो दोनों टैक्सेबल होंगे, कोई 9.5% का क्रेडिट एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी ना। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर कोई 12% का मिलेगा। रिकॉग्नाइज एंड रिकॉग्नाइज में इतना फर्क है, एक रिकॉग्नाइज्ड है जिसका अप्रूवल कमिश्नर ने दिया, और एक रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब एक मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के हिसाब से, और या अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। दूसरा
कोई इसका अप्रूवल वगैरह नहीं लिया, अनरिकॉग्नाइज को जानता ही नहीं है, रिकॉग्नाइज मतलब जानते हैं और अनरिकॉग्नाइज को जानते नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इससे आप जब पैसा निकालोगे टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी, इसकी इंटरेस्ट का भी। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि भैया एम्प्लॉयर दे रहा है जो भी पैसा किसी भी रूप में दे रहा है एम्प्लॉय को, वो सैलरी है। हम अलावेंसेस को सैलरी में टैक्सेबल कर रहे हैं, हम परक्यूसिट्स को सैलरी में, हम बोनस को, हम कमीशन को, हम डियरनेस को, हम एंटरटेनमेंट को, सारी चीजों को टैक्सेबल कर रहे हैं सैलरी में। तो तेरी इंटरेस्ट को कैसे छोड़ दे जो कि इसी पैसे पर आ रही है। पीएफ अगर टैक्सेबल हो रहा है यहाँ तो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो गया, बट ये वाली जो इंटरेस्ट जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर आ रही है उसको टैक्सेबल, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम बेटा, वो टैक्सेबल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो एम्प्लॉय की इनकम का पार्ट है, हम उस पर डिडक्शन नहीं दे रहे थे कभी, तो टैक्सेबिलिटी भी नहीं लेंगे हम। बट इस पर एम्प्लॉय अगर यही पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करता, पोस्ट ऑफिस में जमा करता, एफडी करा लेता, डिवेंचर्स खरीद लेता या किसी को लोन देता, तो इंटरेस्ट कमाता तो अदर सोर्स में जाती नहीं जाती, तो यहां भी अदर सोर्स में ही जाएगी। यहां पर दो रास्ते, हम पढ़ रहे हैं सैलरी का चैप्टर, बट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है, थ्योरी बेस पर से इतना सरल पेपर आता है कि हाँ आएगा, आएगा आप लोगों का आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर रहा है यहां पर, कहानी अलावे पीएफ की खत्म हो गई है, ठीक है। लोअर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज स्टैंडर्ड डिडक्शन टू ऑल एम्प्लॉय, 50,000 और अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, अगर ग्रॉस सैलरी है 45,000 तो वो अदरवाइज 50,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16(1)(a). अभी हम 115 बीएससी टाइप के क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे डिडक्शन मिलती है या नहीं, ठीक है। सस्पेंस में बात छोड़ जा रहा हूँ क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जो वहां पर आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलती। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन और एग्जाम्पशन का फर्क क्या होता है सर? एग्जाम्पशन का मतलब वो चीज आपकी टैक्सेबल ही नहीं होती, टैक्सेबल ही नहीं होती। जैसे एम्प्लॉयर ने आपको कार दी है और ऑफिस पर्पज से यूज करो तो टैक्सेबल ही नहीं है भैया, आप एम्प्लॉयर का ही तो काम कर रहे हो उस कार से ऑफिस पर्पज के लिए, बट पर्सनल पर्पज के लिए करो तो टैक्सेबल हो रही है। यहाँ पर उन सभी अमाउंट को जोड़कर लास्ट में 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, मतलब अगर आपकी सैलरी लास्ट में 6 लाख बनती है तो हम 50,000 माइनस करके 5,50,000 लिख देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मतलब जैसे 30% मिलती थी हाउस प्रॉपर्टी के केस में, हमने पहले पढ़ रखा है, वहाँ 30% मतलब ज्यादा इनकम तो ज्यादा डिडक्शन, कम इनकम तो कम। यहाँ कितनी भी इनकम हो 50,000, मतलब आपकी सैलरी 10 लाख से ऊपर है, 25 करोड़ है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तब भी 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। या फिर अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, अगर 40,000 की टोटल सैलरी बन रही है आपकी, 2,000 पर मंथ पर आपने कहीं काम कर रहे हो, अलावेंसेस मिल रहे हैं, डीए मिल रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन मिल रहा है, एग्जाम्प्टेड टैक्सेबल, सब निकाल कर आपकी सैलरी 48,000 बैठ रही है, 48,000 का स्टैंड, मतलब अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी और 50,000। सिंपल सा क्वेश्चन आता है 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन में कितनी वैल्यू रह जाएगी। लास्ट हमारा टॉपिक एंटरटेनमेंट अलाउंस, क्योंकि कल अलावेंसेस वाले टॉपिक में ये चीज़ रह गई थी, जैसे पीएफ रह गया था, यानी परक्यूसिट्स आपके कब के खत्म हो चुके हैं, सिर्फ अलावेंसेस के 2-3 जो चीज़ें पुरानी नहीं कराई थी, इस पर एक क्वेश्चन और बनाना है मुझे। इज इनिशियली इंक्लूडेड इन टैक्सेबल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होते हैं बेटा, स्टार्टिंग में लगाए थे, पर डिडक्शन मिलती है इस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फॉर ग्रॉस टैक्सेबल लायबिलिटी। हाउएवर सेक्शन 70, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत सारी डिडक्शन हमने देखा था ना, फुल्ली एग्जाम था, अरे कल वाले केस में पेंशन वाला, ठीक है, और आपका वीआरएस वाला, उस केस में कुछ केस फुल्ली एग्जेम्प्टेड थे। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस करेगा तो टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट। डिडक्शन मिलती है सिर्फ एंटरटेनमेंट, इस पर क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैंने अलग से, या फिर शॉर्ट नोट एंटरटेनमेंट अलाउंस है क्या? एंटरटेनमेंट के लिए अलाउंस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आप जाओ पिक्चर देखो, सर्कस घूमो, कुछ भी करो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबिलिटी एग्जाम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जामेशन है, इस पर डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई एग्जामेशन नहीं है। तो अगर नॉन गवर्नमेंट है तो जितना पैसा मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल है, 2,000 पर मंथ तो 24,000, 1,000 पर मंथ तो 12,000, जैसे पीछे किया था हमने क्वेश्चन में। यहां पर क्या एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर ये 3,000 रुपए मिल रहे हैं आपको तो विच एवर इज लोअर क्या होगा, 3,000 मिनिमम है ना, विच एवर इज लोअर, 3,000 रुपए क्या हो जाएंगे एग्जेम्प्ट। 4,000 मिल रहा है तो 4,000, बट अगर 6,000 मिल रहा है तो आप देखोगे 5,000 या 20% ऑफ बेसिक सैलरी, सिर्फ बेसिक लेनी है, यहाँ पर कोई डीए, कोई कमीशन ऑन टर्नओवर, कोई ऑल अलाउंसेस, कुछ नहीं, बेसिक सैलरी का कितना 20% बेटा। तो इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल होगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बाबू लोगों के लिए। बाबू लोग हमेशा प्यारे होते हैं, आपको पता है बाबू होते हैं ना। डिडक्शन अलाउड शैल बी रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वेदर फॉर ऑफिस और फॉर पर्सनल, जो चाहे 1 करोड़। नो डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर दिस सेक्शन, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, पहली बात कर लिए। क्वेश्चन है ये वाला, कंप्यूट टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड नेट सैलरी ऑफ श्री हनुमान प्रसाद, जो कि एक बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और एक बार नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो हम इस तरफ चलते हैं इनके लिए, और जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये तो इस तरफ चलते हैं। एक्चुअल अमाउंट जो भी मिला होगा तो पहले ही देख लो भैया, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला, 4,000 पर मंथ, यानी 48,000। तो नॉन गवर्नमेंट में तो पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूं तो मैं क्या कहानी है बेटा,
सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5,000 20% ऑफ बेसिक सैलरी और एक्चुअल अमाउंट, तो एक्चुअल अमाउंट तो 48 है, बहुत ज्यादा है। अब कहानी रहेगी 5,000 और बेसिक सैलरी का 20%। चलिए सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी है, दोनों केस में सेम ही जाना है बेटा ये पैसा। सर 8,000 इंटू 12 कर दिखाऊं या कर लोगे सर? 96,000 पता है, ये नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कुछ भी हो। इसके बाद सर डियरनेस अलाउंस, आप ये नहीं देख रहे हो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का कितना है, भाई टैक्सेबिलिटी तो पूरे पर आएगी। डियरनेस अलाउंस 2,000 के हिसाब से 24,000, वो तो हम HRA निकालने के लिए या फिर PF निकालने के लिए इन सब के लिए करते हैं। टैक्सेबल परक्विजिट्स, मतलब बहुत सारी परक्विजिट्स हैं जिनमें टैक्सेबल ये वाली है, मतलब कार ली होगी या लैपटॉप लिया होगा, ठीक है, कंप्यूटर एग्जेम्प्टेड वाली हटाकर 35,000 रुपये की आपकी टैक्सेबल परक्विजिट्स। एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रहा होगा आपका बच्चा, फीस ज़्यादा होगी कुछ ऐसा। एंटरटेनमेंट अलाउंस 4,000, आउट ऑफ सच 20,000 एक्सपेंडेड और बैलेंस अमाउंट स्टेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना आपने वो किया है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ 3 कंडीशन, 48,000 मिल रहा है उसको, कितना मिल रहा है सर? 48,000, 4,000 इंटू 12 48,000, 48,000 माइनस कर दो एग्जेम्प्ट। एग्जेम्पशन आपको पहले ही निकालनी पड़ेगी, किस चीज की एग्जेम्पशन है सर? जितना मिल रहा है या तो उतना, कितना मिल रहा है? 4,000 पर मंथ, या तो 48,000, ये तो हो ही नहीं सकता, या 5,000, ये भी नहीं हो सकता, या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी 8,000 इंटू 12 96,000 का 20% 19,200। तीनों में से लोअर क्या है? तीनों में से जो भी क्या है लोअर, तो 48,000 में से 19,200 गया, 48,000 में से 19,200। सर क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सर गलत कर रहे हैं आप, 19,200 क्यों जाएगा सर? 5,000 जाना चाहिए। आपको क्या पता नहीं है 48 और 19 और 5 में सबसे छोटा कौन होता है? 5। तो 43,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा इधर और 48,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इधर, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसकी एग्जेम्पशन नहीं है। एक क्वेश्चन से मैंने आपको बेसिक करा भी दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस के MCQ टाइप में भी आ सकता है। टैक्सेबल परक्विजिट पूरी की पूरी आएंगी यहाँ पर 35,000। 96 और 24 1,20,000, 1,20,000 1,23,000, 1,28,000, 158 और 198। दोबारा जोड़ू क्या? 96, 24 120, 120 और 35 155, 155 158, 198, 120 155 2,03,000, 2,03,000। फर्क नहीं पड़ता उसने 20,000 एक्सपेंड किया या कितना भी एक्सपेंड किया, हमें मतलब है 20% ऑफ बेसिक सैलरी 5,000 और अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड विच एवर इज लोअर। तो 8,000 इंटू 12 96,000, 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000, टैक्सेबल परक्विजिट 35,000 और एंटरटेनमेंट अलाउंस की यहाँ छूट मिली है 5,000 की, यहाँ छूट नहीं मिली है। तो बेसिकली हमारा ये टैक्सेबल सैलरी। लास्ट पॉइंट है आपका टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशन। कुछ स्टेट्स में आज भी बेटा टैक्स लगता है प्रोफेशनल सर्विसेज पर, मतलब टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन ट्रेड लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन अंडर आर्टिकल 276 ऑफ द विल बी अलाउड एज रिडक्शन ऑन कैश बेसिस। अगर जमा कर दे रहे हो तो आपको रिडक्शन मिल जाता है, चाहे एम्प्लॉय पे करे या एम्प्लॉयर पे करे ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। इफ एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज पेज, अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है यानी आपको प्रोफेशनल टैक्स देना, पर वो कह रहा है सर मेरी इतनी सैलरी क्या है यार, प्रोफेशनल टैक्स और पे करूं, इस इतने में तो रोज गुजारा बड़ा मुश्किल चलता है। पर उस स्टेट में मानो आर्टिकल 276 के हिसाब से आपसे टैक्स लिया जा रहा है प्रोफेशनल, उस स्टेट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो पहले आपको टैक्सेबल परक्विजिट में जोड़ा जाएगा, जिस तरह आपकी कार वाली, घर वाली मतलब घर वाली परक्विजिट्स, उसके बाद आपकी बच्चे को स्कूल में पढ़ाने वाली, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, सारी परक्विजिट जोड़ी, इसी तरह आपकी प्रोफेशनल टैक्स की जोड़ी जाएगी अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो। देन लास्ट में माइनस करा दी जाएगी, जैसे कि 50,000 का माइनस था ऐसे ही इसको माइनस कराएंगे और उसके बाद डिडक्शन कर दी जाएगी। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, और एम्प्लॉय ने पे किया तो सीधे घटा देंगे क्योंकि एम्प्लॉय की जेब से जा रहा है। इसी के साथ 2 मिनट समरी में हमने क्या सीखा, जो काम की चीजें हैं सर, एकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फर्निश्ड अनफर्निश्ड दोनों, इस पर मैंने सबसे ज्यादा टाइम लगाया। फर्क क्या है सर फर्निश्ड अनफर्निश्ड पर?
सर फर्निश्ड वाले में जो भी होता है वही 7.5, 10, 15 एक्चुअल चार्जेस पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, या फिर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। इसके अलावा अगर वो कार वाला केस, यूज और सेल ऑफ मूवेबल एसेट, या तो 10% ऑफ यूज कर रहा है तो, और अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स का केस है, अगर बेच रहा है तो 50% WDV के हिसाब से, मोटर कार बेच रहा है तो 20% WDV के हिसाब से, एग्जांपल दिए थे मस्त मस्त, और 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से अगर कोई अदर एसेट बेच रहा है तो, स्कूटी वगैरह की बात करें थे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, क्या होते हैं, ठीक है। टैक्सेबल परक्विजिट्स कौन कौन सी होती हैं, एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन कौन सी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने रुपए की है, 50,000 रुपए की है। प्रोविडेंट फंड पर 12%, 9%, 9.5%, पीएफ पर नोट भी आ सकता है, एसपीएफ, आरपीएफ लिख सकते हो अपनी वही डेफिनेशन जो प्रोविडेंट फंड में लिखते हो आप। यूआरपीएफ पर जिस दिन पैसा निकालोगे पूरी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, लास्ट पीपीएफ। तो बेसिक ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके लेक्चर में पढ़ाई हैं। सैलरी जो ऐसा हेड है उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है, ये छोड़ वो पकड़, ये छोड़ वो पकड़, जितना आपसे हो जाए उतना करना। एक 45 डेज वाला प्लान लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको बताऊंगा किस तरह आपको 45 डेज के अंदर रिवीजन करना है कि आपका टैक्सेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, डायरेक्ट टैक्स, और एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन हो और आप मज़ा दुगना हो जाए। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।